यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम था। इसे पास करने के लिए प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां उन्हें मॉन्स्टर्स और एक दूसरे से लड़कर जितने ज्यादा पॉइंट्स हो सकें उतने कमाने होते हैं। सभी स्टूडेंट्स में एक लड़का सबसे अलग नजर आता है, लियो। वह इतना ज्यादा पावरफुल है कि एकेडमी की टॉप टैलेंट्स में से एक लड़की फैसला करती है कि फर्स्ट प्लेस उससे छीनने से पहले ही उसे हटाना होगा, लेकिन उसका प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। लियो उसे आसानी से ह्यूमिलिएट कर देता है और सबको दिखा देता है कि असली नंबर 1 कौन है। अब सवाल उठता है, ये लड़का बाकी सबसे इतना अलग क्यों है? वजह सिंपल है, वह कोई साधारण स्टूडेंट नहीं बल्कि 5000 साल पहले का एक लेजेंडरी हीरो है। लगभग 5000 साल पहले ह्यूमैनिटी को अरबोस नाम के एक अस्तित्व ने घुटनों पर ला दिया था, जिसे जेनेसिस ऑफ ईविल कहा जाता है। इस डार्कनेस को खत्म करने के लिए 4 महान हीरोज एकजुट हुए। आखिरकार बैटल में सभी मारे गए और अंत में केवल एक ही आदमी बचा, काइल, ह्यूमन साइड का आखिरी हीरो। अपने साथियों के सैक्रिफाइस की बदौलत काइल ने इनकारनेशन ऑफ ईविल को हराया और ह्यूमैनिटी को बचा लिया। लेकिन यह कहानी 5000 साल पुरानी है। प्रेजेंट ईरा में हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। काइल का नाम पूरी तरह इरेज कर दिया गया है। सभी को यही सिखाया जाता है कि लाइसिनस के सैक्रिफाइस से अरबोस की हार हुई थी। अब तक किसी ने इस कहानी पर सवाल नहीं उठाया। असली ट्विस्ट तब आता है जब रीबॉर्न काइल इस ईरा में अरबोस की डिफीट की कहानी सुनता है और पाता है कि उसका नाम कहीं नहीं है। अपनी पहचान मिटती देख काइल लुमिना एकेडमी में एनरोल करता है, वही हीरो एकेडमी जहां हीरो रिकॉर्ड मौजूद है, ताकि वह दुनिया में अपनी जगह वापस पा सके। काइल के रीइंकार्नेशन के कई साल बीत चुके हैं और अब सीन रॉयल स्कूल ऑफ डॉन में सेट है। क्लासरूम के अंदर टीचर स्टूडेंट्स को करंट ईरा के बारे में बता रहा है, जिसे एज ऑफ हीरोज कहा जाता है। हीरो रिकॉर्ड को प्रकट हुए 5000 साल हो चुके हैं और लोअर वर्ल्ड इस दौरान पूरी तरह बदल चुका है। इस साल लुमिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन की होस्ट रॉयल स्कूल ऑफ डॉन है। टीचर काफी एक्साइटेड है और उसे पूरा भरोसा है कि इन स्टूडेंट्स में फ्यूचर हीरोज छुपे हैं। लेकिन लास्ट रो में बैठा एक स्टूडेंट बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है और नींद के मजे ले रहा है। ये स्टूडेंट है लियो। टीचर उसकी एटीट्यूड से चिढ़ जाता है और सोचता है कि अगर वह ध्यान नहीं दे रहा तो जरूर उसे सब कुछ पहले से पता होगा। टीचर उसे चैलेंज करता है और पूछता है कि 5000 साल पहले हीरो बनने के लिए कौन सा रिचुअल किया जाता था। लियो खड़ा होता है और पूरी कैजुअल टोन में जवाब देता है, अगर कोई फेमस हो जाए तो लोग अपने आप ही उसकी पूजा करने लगते हैं। लियो का पूरा नाम लियो प्लाव है, एज 15, और वह प्रेस्टिजियस हाउस ऑफ प्लाव से है। टीचर इस हाफ हार्टेड आंसर से साफ डिसअपॉइंटेड हो जाता है। टीचर क्लास से पूछता है कि क्या कोई और डिटेल्ड आंसर देना चाहता है। तभी एक ब्राइट स्टूडेंट हाथ उठाता है। वह बताता है कि एंशिएंट टाइम्स में गॉड्स की रिकॉग्निशन पाने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं था। हीरोज को चुनने के लिए होली रिचुअल्स होते थे, जिनमें रिचुअल ऑफ ब्लड सबसे फेमस था। टीचर इस जवाब से बेहद इम्प्रेस्ड हो जाता है और तय कर लेता है कि यह स्टूडेंट गलिवन ऑफ हाउस ट्रिन किंगडम का ग्रेटेस्ट मैजिकल जीनियस बनेगा। इधर लियो के लिए यह सब रोज की बकवास जैसा है। उसके लिए गॉड्स से मिलना कभी कोई बड़ी बात नहीं थी, वह तो लाइफ का हिस्सा था। आखिर गॉड्स ने एराबोस से लड़ने वाले हीरोज की याद में लोअर वर्ल्ड को एक मिरेकल दिया था, हीरो रिकॉर्ड। लेकिन लियो समझ नहीं पा रहा कि हिस्ट्री से सिर्फ वही क्यों मिटा दिया गया। कोई उसके योगदान को मानने को तैयार नहीं और यह बात अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स खिड़कियों के पास जमा हो जाते हैं। सब ज़ेरिंगर क्लैन की एक झलक पाने के लिए बेचैन हैं। कॉरिडोर से गुजरते हुए उस ग्रुप के आगे आगे एक लेडी चल रही होती है। उसका नाम है सीलिया ज़ेरिंगर। जैसे ही यह नाम सामने आता है, सभी की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंच जाती है। अचानक एक अनाउंसमेंट गूंजती है। सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में मैंडेटोरी असेंबली के लिए बुलाया जाता है। वजह साफ है, ज़ेरिंगर क्लैन स्कूल विजिट पर आया है। क्लासरूम से निकलते समय गलिवन लियो को आवाज देता है और पूछता है कि क्या वह ज़ेरिंजर्स की नजर में आने की कोशिश करेगा। लियो बिना रुके बस कंधे उचकाता है। उसे इस तमाशे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, वह बस घर जाना चाहता है। लियो की यह नॉनशलेंस गुलिवन को और भड़का देती है। वह यकीन नहीं कर पाता कि कोई इतना कैजुअली ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ सकता है। खुद को कूल दिखाने के लिए गलिवन कहता है कि उसे भी ज़ेरिंजर्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर तुरंत जोड़ता है कि वह सीलिया को जरूर देखने जाएगा। आखिर वह उसकी राइवल जो है। साफ दिख रहा है कि यह सिर्फ दिखावा है। असल में वह ज़ेरिंजर क्लैन की रिकॉग्निशन पाने को लेकर बेहद एक्साइटेड है। लियो इन सब से बेपरवाह वहां से निकल जाता है, जैसे यह सब उसके लिए बिल्कुल मायने ही न रखता हो। कुछ समय बाद लियो डोजो में दिखाई देता है। उसका शरीर थका हुआ है। प्रैक्टिस स्टिक को अनगिनत बार घुमाने से उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं। आखिरकार वह अपनी सोर्ड उठाता है और बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर कदम रखता है, एक महिला पूरी ताकत से उस पर झपटती है, रनअवे ट्रेन जैसी फोर्स के साथ। लियो चौंकता है।
लेकिन समय रहते अपनी ब्लेड से वार रोक लेता है। दोनों के बीच की टकराहट से साफ हो जाता है कि यह उनकी पहली भिड़ंत नहीं है, उनके बीच पुरानी हिस्ट्री है और ऐसे क्लैशेस उनके लिए आम बात हैं। वह महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि इतने समय बाद उससे स्पारिंग करने का मौका मिला है। फिर ऐलान करती है कि यह मैच लुमिना एकेडमी में जाने से पहले लियो की फाइनल टेस्ट होगी। तभी रिवील होता है यह फॉर्मिडेबल वुमन कोई और नहीं बल्कि लियो की मदर है। अगले ही पल वह फिर से उस पर टूट पड़ती है। तलवारें टकराती हैं, स्पार्क्स उड़ते हैं। लियो मुश्किल से उसकी गति पकड़ पा रहा है। उसकी माँ कैजुअली कहती है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का एक हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। ब्लो आफ्टर ब्लो हर बार पहले से ज्यादा इंटेंस होता जाता है, लेकिन धीरे धीरे लियो का कंट्रोल बढ़ने लगता है। उसकी सोर्ड्समैनशिप, उसकी मास्टरी सब सामने आने लगता है। आखिरकार लियो बाजी पलट देता है। अपने शेयर स्किल के दम पर वह अपनी मदर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। महिला सरेंडर कर देती है और हैरानी से उसे देखती रह जाती है। उसकी आवाज अब नरम हो जाती है। वह पूछती है, लियो, तुम लुमिना एकेडमी में जाने के लिए इतने डिटर्मिन्ड क्यों हो? यही कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एकेडमी के बारे में थोड़ा कंटेक्स्ट जरूरी है। लुमिना एकेडमी ह्यूमन हीरो एकेडमी 4 महान इंस्टीट्यूशंस में से एक है, जहां हीरो रिकॉर्ड रखा गया है। अलग अलग रेसेस की अपनी एकेडमीज हैं, लेकिन लियो को पूरा यकीन है कि लुमिना एकेडमी में ही उसके पास्ट लाइफ हीरो काइल से जुड़े क्लूज मिल सकते हैं। यही वजह है कि वह किसी भी हाल में वहां दाखिला लेना चाहता है। उसके लिए यह सिर्फ एकेडमी नहीं बल्कि अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने का रास्ता है। लियो की मदर उसे बताती है कि जेरिंजर क्लैन के लोग इस समय डॉन में हैं और वे प्लाव मैंशन में ठहरेंगे। उसे यह आइडिया खास पसंद नहीं है, लेकिन वह जाइस जेरिंगर क्लैन के वाइस पेट्रियार्क से बात करना चाहती है। उसका मानना है कि अगर जाइस लियो को जेरिंगर ऑरा टेक्निक सिखा दे तो वह अगले साल लुमिना एकेडमी में जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि लियो अगले साल का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद सीन प्लाव मैंशन में शिफ्ट होता है। सीलिया जेरिंगर कैरेज से उतरती है और चारों तरफ नजर डालती है। वह सोचती है कि उसके अंकल ने किसी होटल के बजाय ऐसी जगह ठहरने का फैसला क्यों किया। आखिर वह सीलिया जेरिंगर है, 15 साल की सोर्ड प्रिंसेस, जेरिंगर क्लैन की प्राइड। उसका पूरा फोकस लुमिन एंट्रेंस एग्जाम पर है और उसे शक है कि प्लाव जैसा छोटा फैमिली उसे क्या ही सिखा पाएगा। तभी उसके अंकल की आवाज आती है। वह हैं जाइस जेरिंगर, वाइस पेट्रियार्क ऑफ द जेरिंगर क्लैन। वह टीजिंग टोन में पूछते हैं कि क्या वह लियो से मिलने को लेकर जरा भी क्यूरियस नहीं है। वही लड़का जिसने खुलेआम कहा था कि उसे जेरिंजर क्लैन में कोई इंटरेस्ट नहीं। सीलिया शांत स्वर में कहती है कि अगर लियो अब तक ऑरा भी यूज नहीं कर सकता तो वह उसे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगता। लेकिन जाइस की राय अलग है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे वह लियो में कुछ ऐसा देख रहा हो जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। मैंशन में दाखिल होते ही जाइस आगे बढ़ता है और प्लावहोल्ड के हेड से औपचारिक ग्रीटिंग करता है। वह पेट्रियार्क डाडे प्लाव और उनकी पत्नी राइना प्लाव से सम्मान पूर्वक बात करता है। दोनों होस्ट्स भी उतने ही आदर के साथ जेरिंगर्स का स्वागत करते हैं। इसके बाद जाइस सीलिया का परिचय रिया और डाडे से कराता है। सीलिया तुरंत शिष्टाचार के साथ जवाब देती है और उनके घर में ठहराने के लिए आभार जताती है। रिया काते कुछ पल सीलिया को ध्यान से देखती है। उसे महसूस होता है कि सीलिया अपने पिता और अंकल से न सिर्फ शक्ल में बल्कि स्वभाव में भी काफी मिलती जुलती है। वहीं सीलिया की नजर रिया के गहरे काले बालों और लाल आंखों पर जाती है। उसे देर नहीं लगती समझने में कि रिया जेरिंगर फैमिली से ताल्लुक रखती है, यानी वह उसकी आंट है। कुछ देर बाद जाइस और रिया, जो भाई बहन हैं, बैठकर पुरानी बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान जाइस रॉयल स्कूल ऑफ डॉन की अपनी विजिट का जिक्र करता है। वे लियो को देखने आए थे, लेकिन पता चला कि वह किसी से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं था और पहले ही स्कूल छोड़ चुका था। रिया अपने बेटे की तरफ से माफी मांगते हुए कहती है कि उसका व्यवहार शायद डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो। जाइस उत्सुकता से रिया से पूछता है कि लियो किस तरह का इंसान है। रिया उसकी तारीफ करते नहीं थकती और कहती है कि लियो असाधारण रूप से टैलेंटेड है। यह सुनकर जाइस सवाल उठाता है कि क्या लियो सच में जेरिंगर फ्लेम्स का वारिस बनने लायक है। रिया साफ करती है कि वह सिर्फ एक गर्वित माँ की तरह नहीं बोल रही। लियो में सच में वह पोटेंशियल है जो लेगेसी को संभाल सके। जाइस यह सुनकर काफी इंट्रीग्ड हो जाता है। वह अपनी बहन के जजमेंट पर भरोसा करता है, लेकिन फिर भी तय करता है कि अंतिम राय बनाने से पहले वह खुद लियो को टेस्ट करेगा। इधर लियो एकांत में बैठा कंसंट्रेशन लगाने की कोशिश कर रहा होता है। छोटा सा रिचुअल पूरा करने के बाद वह खुद से कहता है कि आखिरकार उसने एक ऐसा वेसल तैयार कर लिया है जो उसकी जरूरत की हर चीज संभाल सकता है। लियो सोचता है कि उसने अब तक ऑरा क्यों नहीं सीखी। वजह उसकी बॉडी की अनोखी नेचर है। अगर वह ऑरा को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता तो ऑरा अपने आप स्पेशलाइज हो जाती और मानव सोल एनर्जी जमा करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती। पास्ट लाइफ में उसने अनकंट्रोल्ड पावर का खौफनाक अंजाम देखा था। अगर उसने अपने साथियों की पूरी एसेंस को बिना कंट्रोल के इस्तेमाल किया होता तो डिजास्टर का बीज बचा रहता।
इतिहास दोहराने से बचने के लिए लियो इस जीवन में परफेक्ट कंट्रोल चाहता है। इसलिए उसकी जर्नी का पहला कदम ऑरा मास्टरी है, लेकिन अपने ही टर्म्स पर। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे उसके विचारों से खींच लेती है। मुड़कर देखने पर वह सीलिया जेरिंगर को खड़ा पाता है। वह स्मर्क के साथ कहती है कि आखिरकार उसने ट्रेनिंग की बेसिक्स पकड़ ली हैं। उसके शब्दों में हल्का सार्केज्म होता है, लेकिन वह उसे स्वॉर्ड्समैनशिप और गाइडेंस देने की पेशकश करती है अगर वह चुनौती स्वीकार करे। मजेदार बात यह है कि लियो को जरा भी नहीं पता कि वह कौन है। सीलिया खुद का परिचय देती है, सीलिया जेरिंगर, वर्ल्ड क्लास स्वॉर्ड प्रिंसेस। परिचय के बाद लियो सीधे मुद्दे पर आता है। वह कहता है कि उसे सम्मान महसूस होता है, लेकिन वह उससे ट्रेनिंग लेने का इरादा नहीं रखता। यह सुनकर सीलिया चिढ़ जाती है, क्योंकि बात ऐसे लगती है जैसे लियो खुद को उससे ज्यादा स्ट्रांग मान रहा हो। लियो स्पष्ट करता है कि डेथ मैच में वह शायद उससे हार जाए, क्योंकि वह ऑरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप के स्पार में कहानी अलग होगी और उसमें वह उसे आसानी से संभाल सकता है। यह बात सीलिया को पूरी तरह चैलेंज कर देती है। वह आसपास देखती है और रखी हुई कई तलवारों में से एक उठा लेती है। वह साबित करना चाहती है कि लियो का कॉन्फिडेंस सिर्फ भ्रम है। उसके दिमाग में एक ही बात है, ऑरा सीखने के बाद भी लियो उसे हरा नहीं सकता। वह उसे रियलिटी का कड़ा सबक सिखाना चाहती है। सीलिया आगे बढ़कर दावा करती है कि अगर उसकी वीक लॉन्ग स्टे के दौरान वह ड्यूअल जीत गई तो लियो उसका सर्वेंट बनेगा। सीलिया के मुंह से निकले सर्वेंट शब्द से लियो जरा भी विचलित नहीं होता। उल्टा वह शांत स्वर में पूछता है, अगर मैं जीत गया तो? हालात बराबर करने के लिए सीलिया तुरंत जवाब देती है, अगर लियो जीतता है तो वह उसकी सर्वेंट बनेगी। शर्त तय होते ही लियो एक प्रैक्टिस सोर्ड उठाता है और बिना किसी हिचक स्पारिंग शुरू कर देता है। उसकी स्पीड उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज होती है, लेकिन सीलिया आसानी से उसे आउट मैन्यूवर कर लेती है। फिर भी सीलिया नोटिस किए बिना नहीं रह पाती कि लियो की स्पीड असामान्य रूप से खतरनाक है। बावजूद इसके उसे पूरा भरोसा है कि सिर्फ इतनी स्पीड से वह जीत नहीं सकता। दोनों फिर से आमने सामने चार्ज करते हैं। इस बार लियो का वार बेहद भारी होता है। उसकी शीयर स्ट्रेंथ सीलिया पर हावी हो जाती है और वह झट से पीछे हटती है। तभी लियो की सोर्ड जमीन से टकराती है और इंस्टेंट टूट जाती है, लेकिन लियो रुकता नहीं। टूटी हुई सोर्ड के बावजूद वह फिर से उस पर टूट पड़ता है। अब तक घमंडी रही सीलिया के दिल में पछतावा घर करने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि वह आने वाले वार को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। मजबूरी में वह खुद को संभालती है और हिट को सीधे झेलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सबको चौंकाते हुए उसे कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि आखिरी पल में उसने ऑरा आर्मर एक्टिवेट कर लिया होता है। यह स्पार के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि यह ड्यूएल सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप पर आधारित था। फिर भी सीलिया अपनी गलती मानने के बजाय बहाना बना देती है कि यह सिर्फ रिफ्लेक्स था। लियो ठंडे स्वर में कह देता है कि वह पहले ही जीत चुका है और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीलिया यह मानने को तैयार नहीं होती, ठीक वैसा ही जैसा लियो ने एक्सपेक्ट किया था। अचानक लियो अपने हाथों से मैजिक वेट ब्रेसलेट्स उतार फेंकता है, वे वेट्स जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दबाए हुए थे। अगला वार पड़ते ही सीलिया का बैरियर लिटरली चकनाचूर हो जाता है। लड़की पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। लियो अब जरा भी मर्सी नहीं दिखाता और उसे अपनी फुल स्ट्रेंथ का स्वाद चखाता है। कुछ ही पलों में ड्यूअल का नतीजा साफ हो जाता है। बाद में कोर्टयार्ड में टहलते हुए लियो की मुलाकात अपनी मदर से होती है, जो उसे उसके अंकल जाइस से मिलवाती है। लियो तुरंत सम्मान में सिर झुकाता है और जाइस भी वैसा ही करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। उसकी मदर पूछती है कि क्या वह सीलिया से मिल चुका है। लियो कैजुअली याद करता है कि फाइट के बाद डर के मारे वह बेहोश हो गई थी। लियो कुछ और समझा पाता उससे पहले ही एक नाइट जाइस को रिपोर्ट देता है। यह सुनकर जाइस हैरान रह जाता है कि लियो ने बिना ऑरा सीखे सीलिया को हरा दिया। वह लियो की खुले दिल से तारीफ करता है। लियो बस श्रग करके कह देता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। जाइस फिर पूछता है कि सीलिया ने बैट में क्या खोया। लियो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, लूजर को विनर का सर्वेंट बनना था। मतलब साफ है, अगले एक हफ्ते तक सीलिया उसकी मेड है। जाइस को यह आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन वह वचन निभाने की अहमियत समझता है। फिर भी वह साफ कर देता है कि सीलिया जेरिंगर हाउस से है, इसलिए उससे मेड का काम नहीं कराया जा सकता। वह लियो से रिक्वेस्ट करता है कि वह प्रॉमिस वापस ले ले, बदले में वह उसे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल रिवॉर्ड देगा, लेकिन लियो बिना सोचे मना कर देता है। लियो कहता है कि यह वेजर सीलिया और उसके बीच था और जब तक वह जेरिंगर नाम रखती है उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। जाइस फिर पूछता है, क्या वह जेरिंगर ऑरा ब्रीदिंग मेथड सीखने का मौका भी छोड़ देगा। लियो तीखा जवाब देता है, उसके अनुसार किसी नीस को ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए दी गई टेक्निक सीखने लायक नहीं होती। यह सुनकर जाइस का स्वर सख्त हो जाता है, लेकिन लियो जरा भी डरता नहीं। वह कहता है कि जाइस की बात टेक्निकली सही है। अचानक अंकल का मूड नरम पड़ता है और वह शांति से पूछता है कि क्या लियो को नहीं लगता कि उसका व्यवहार इम्प्यूडेंट और इम्पोलाइट है। लियो साफ करता है कि उसका जेरिंगर्स को इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अगर ऑरा ब्रीदिंग मेथड उसे सीलिया को हराने के रिवॉर्ड में मिलती तो वह खुशी से स्वीकार करता, लेकिन वह किसी को कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए दी गई ब्राइब कभी नहीं लेगा वो था। असल बात यह है कि
कि अगर उसके अंकल सीलिया की डिफीट को मानने से इनकार करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि वे मानते हैं सीलिया उससे बेहतर है और बस गलती से ड्यूएल हार गई। लेकिन लियो साफ कर देता है कि अगर सीलिया पूरी सीरियसनेस के साथ भी उससे स्पार करती तब भी वही जीतता। यह सुनकर लियो की मदर का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। उसका भाई भी लियो के इस ठोस जजमेंट से काफी फैसिनेटेड हो जाता है। एक ऐसा बच्चा जो रिवॉर्ड को सिर्फ इसलिए ठुकरा दे क्योंकि उसे किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया, यह बात ही दिखाती है कि लियो कितना एक्सेप्शनल है। जाइस मन ही मन सोचता है, काश ऐसा बच्चा जेरिंगर होता। इसके बाद वह अपने नाइट्स को इशारा करता है और आदेश देता है कि सीलिया को मेड्स क्वार्टर्स में भेज दिया जाए। फिर वह लियो की ओर मुड़कर उसे बिना किसी ऑनररी टाइटल के सीधे अंकल कहकर बुलाने की अनुमति देता है। थोड़ी देर बाद लियो वहां से चला जाता है। जाइस अपनी एल्डर सिस्टर से गर्व के साथ कहता है कि जब वह घर लौटेगा तो अपने बड़े भाई को जरूर मनाएगा ताकि लियो को माइटी फीनिक्स ब्रेथ टेक्निक सिखाई जा सके। सीन शिफ्ट होता है लियो के कमरे में। सबसे पहले जो नजर आता है वह है सीलिया का पूरी तरह से एम्बैरेस्ड चेहरा। सीलिया शर्म से लगभग पागल हो रही है और खुद को सीलिया द मेड कहकर इंट्रोड्यूस करती है, जो अगले एक हफ्ते तक लियो की देखरेख करेगी। लियो को इसमें अजीब सी खुशी मिल रही है। कौन सोच सकता था कि उसकी फैंसी स्टाइल साधारण मेड क्लोथ्स में भी इतनी जंचेगी। वह सचमुच फायर लग रही है। सीलिया उसकी तारीफों से चिढ़ जाती है। आखिर वह जानती है कि वह कितनी ब्यूटीफुल है। लियो माफी मांगता है और कहता है कि उसका इरादा ऑफेंड करने का नहीं था। वह बताता है कि उसका एक दोस्त था जो ब्यूटी की तारीफ कुछ ज्यादा ही करता था। शायद वही आदत उस पर चढ़ गई। वह याद करता है कि वह दोस्त कहा करता था, इटर्निटी की ब्यूटी बेमिसाल होती है और अगर दुनिया में कभी पीस लौटे तो वह अपनी जिंदगी ब्यूटी फैलाने में बिता देगा। वह दोस्त था ड्वार्वन मास्टर ड्वेनो। अचानक सीलिया की नजर उस किताब पर पड़ती है जो लियो पढ़ रहा होता है। वह क्यूरियोसिटी से पूछती है। लियो बताता है कि यह किताब उसने बचपन में बहुत पढ़ी थी, द ग्रेट हीरो ऑफ द बिगिनिंग। सीलिया को याद आता है कि वह इसे 5 साल की उम्र में पढ़ा करती थी। यह देखकर कि लियो को यह किताब पसंद है, वह शेल्फ से एक और किताब निकालती है और कहती है कि काइल पर बहुत सी किताबें हैं। लियो जवाब देता है कि हिस्ट्री की कई बड़ी अचीवमेंट्स को किसी एक हीरो के नाम देना मुश्किल है। कई बार जो कारनामे एक हीरो के नाम पर लिख दिए जाते हैं वे असल में कई हीरोज की कलेक्टिव मेहनत होते हैं। इशारों में वह यही कह रहा होता है कि काइल की अचीवमेंट्स भी दूसरों के नाम चढ़ा दी गई हैं। लेकिन सीलिया इसे सिरे से नकार देती है और कहती है कि काइल शायद एक स्कैमर था जो दूसरों का क्रेडिट लेना चाहता था। कम से कम ज्यादातर लोग यही मानते हैं और वह भी उन्हीं में से एक है। यह सुनकर लियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दुनिया काइल को एक फेक हीरो समझती है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वह किस अलावा इस टॉपिक को वहीं रोक देता है और कहता है कि ट्रेनिंग से पहले ब्रेकफास्ट जरूरी है। सीलिया तुरंत मेड मोड में आ जाती है और विनम्रता से पूछती है कि क्या वह अपने यंग मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर सकती है। बाहर से वह पोलाइट है लेकिन अंदर ही अंदर लियो के लिए टॉक्सिक थॉट से भरी हुई है। लियो बिना देर किए ट्रेनिंग हॉल की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद सीलिया घुटनों के बल बैठी हुई बुरी तरह हांफती नजर आती है। फर्स्ट राउंड के बाद लियो उसे फीडबैक देता है। जब को फाइट के दौरान उसकी स्टैमिना लिमिट पर पहुंचती है तो उसकी रिएक्शन स्पीड गिर जाती है और मूवमेंट्स के बीच गैप्स आ जाते हैं और वही अभी हो रहा है। इसी वजह से वह खुद को ओपन छोड़ देती है। सीलिया को शक होता है कि शरीर को इस तरह एग्जॉस्ट करना क्या सच में ट्रेनिंग के लिए सही है। लियो इसका पॉजिटिव जवाब देता है। उसके हिसाब से आजकल के यंगस्टर्स बस बहुत वीक हो गए हैं। पास्ट के मुकाबले ऑरा टेक्निक्स काफी एडवांस हो चुकी हैं और शायद इसी वजह से लोगों ने बॉडी ट्रेनिंग को उतनी इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया है। ऑरा इंसान की बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और अगर शरीर को ट्रेन किया जाए तो ऑरा भी उसी के साथ और मजबूत होती है। सीलिया किसी भी हाल में खुद को वीक कहलवाना नहीं चाहती। वह तित भींचकर हिम्मत जुटाती है और एक और राउंड के लिए खड़ी हो जाती है। अटैक से पहले वह लियो को वार्न करती है कि वह उसे अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दे, लेकिन उसका रेकलेस चार्ज उल्टा पड़ता है। लियो बस एक स्विंग में उसे उछालकर दूर फेंक देता है और वह जमीन पर जा गिरती है। लगातार ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स झेलकर सीलिया पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है। तभी लियो उसे एक ब्रेसलेट ऑफर करता है। सीलिया बिना सोचे हाथ आगे बढ़ा देती है। उसे क्या पता उस ब्रेसलेट में वेट मैजिक भरा हुआ है, इतना भारी कि उसे पहनते ही उसका शरीर लड़खड़ा जाता है। उसी पल लियो के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। वह साफ कर देता है कि अब से वह इसी ब्रेसलेट को पहनकर ट्रेनिंग करेगी। अगले दिन जाइस भी उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है। सीलिया की हालत देखकर वह समझ जाता है कि यह एक्सपीरियंस उसके लिए जरूरी है। लूमिन जाने
से पहले उसका प्राइड कम से कम एक बार तो टूटना ही चाहिए। जाइस फिर लियो को बुलाता है और उसे अच्छी खबर देता है। वह पेट्रियार्क से बात करके उसे फीनिक्स ब्रेथ इनहेरिट करने की अनुमति दिलाने का सोच रहा है। फीनिक्स ब्रेथ का नाम सुनते ही लियो चौंक जाता है। उसे याद है कि यही जेरिंगर फैमिली की ओरिजिन ऑरा टेक्निक है, जिसे सिर्फ फैमिली द्वारा रिकॉग्नाइज्ड लोग ही सीख सकते हैं। सीलिया भी बोल पड़ती है कि उसके फादर इतनी आसानी से इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन जाइस पहले से यह सोच चुका होता है। वह लियो के सामने कंडीशन रखता है, अगर वह लूमिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर ले तो उसे फीनिक्स ब्रेथ सिखाई जाएगी। यह बात सीलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी नजर में लियो एक ब्रैट है जो ऑरा तक यूज नहीं कर सकता, और लूमिना एंट्रेंस एग्जाम में रियल फाइट्स होती हैं। यह उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। लियो बेपरवाही से कह देता है कि उसके पास रियल फाइट एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि यह सिर्फ तब तक सही है जब तक उसकी पास्ट लाइफ को गिना न जाए। जाइस लियो की राय का इंतजार करता है। लियो बिना देर किए अग्री कर लेता है, बस शर्त यह कि उसके पेरेंट्स को कोई आपत्ति न हो। एक हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार लूमिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दिन आ जाता है। एग्जाम ग्राउंड पर सीलिया जेरिंगर की मौजूदगी सबका ध्यान खींच लेती है। लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। सीलिया हल्का सा ताना मारते हुए लियो से पूछती है कि क्या वह नर्वस है। लगता है मेड बनकर इतना समय बिताने के बाद वह रोल में ही फंस गई है, क्योंकि वह अब भी लियो को मास्टर कहकर बुला रही है। तभी गुलिवन की आवाज सुनाई देती है। वह सीलिया को देखने आया होता है, लेकिन लियो को उसके साथ देखकर चौंक जाता है। गुलिवन लियो पर शेड फेंकता है, यह मानते हुए कि वह यहाँ बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि उसे ऑरा यूज करना तक नहीं आता। साथ ही वह सीलिया को पोलाइटली ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जैसे वह मौजूद ही न हो। वह ऑकवर्ड होकर अपना नाम याद दिलाता है, गुलिवन ट्रेटन, लेकिन सीलिया को उसका नाम भी याद नहीं आता और वह लियो का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। तभी कोई और उन्हें रोकता है। सामने आते हैं दो सिबलिंग्स। लंबा लड़का है अबाद लीलन, एज 16, लेवन फैमिली से, और उसके साथ छोटी लड़की चेल्सी लीलन, एज 14। सीलिया इन्हें पहचानती है, लेकिन लियो को जरा भी क्लू नहीं होता। सीलिया बताती है कि ये लुवेलिन सिबलिंग्स हैं, लॉर्ड्रिन एम्पायर की हीरोइक लिनियज से आने वाले लुवेलिन फैमिली के बच्चे। सीलिया साफ तौर पर इरिटेटेड है। वह लियो को वार्न करती है कि ये दोनों भी एग्जाम में हिस्सा लेंगे और किसी भी हाल में जेरिंगर क्लैन लीलन फैमिली से हार नहीं सकता। लेकिन लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर वह प्लाव फैमिली से है, जेरिंगर से नहीं। फिर भी सीलिया उनके ग्रीटिंग्स का जवाब देती है और लियो को हाउस प्लाव के नोबल के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। लियो के नाम के साथ कोई फैंसी टाइटल न सुनकर आबाद उसे इनसिग्निफिकेंट समझ लेता है। दोनों सिबलिंग्स पलटते हैं और चलते चलते यह वार्निंग दे जाते हैं कि टॉप स्पॉट उन्हीं का होगा। सीलिया को उनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह अपकमिंग ट्रायल्स में उन्हें बुरी तरह क्रश करने का मन बना लेती है। सीलिया चिढ़ जाती है और लियो को बताती है कि एली जेरोन हीरो रिकॉर्ड में दर्ज है, करंट ईरा के हीरोज में से एक। लियो ध्यान से प्रोफेसर को ऑब्जर्व करता है और उसकी लेफ्ट आई में कॉन्सेंट्रेटेड इमेंस माना को नोटिस करता है। प्रोफेसर आली एग्जाम फॉर्मेट समझाने लगता है। एग्जाम में 2 मेन पार्ट्स हैं, 1-on-1 कॉम्बैट और मॉन्स्टर सबजुगेशन। नॉर्मली स्टूडेंट्स बारी बारी से इन्हें कंप्लीट करते हैं, लेकिन आली इसे इनएफिशिएंट बताता है। वह अपने हाथ में पकड़ा पेपर जला देता है और एक मोटी एंशिएंट बुक निकालता है। बुक खोलते ही पहला चैप्टर सामने आता है, प्रोलॉग, द वाइल्ड फॉरेस्ट। अचानक सभी स्टूडेंट्स के पैरों के नीचे एक मैसिव एन्चांटमेंट सर्कल चमकने लगता है। आली अनाउंस करता है कि वह सारे ट्रायल्स को एक साथ कंबाइन कर रहा है। असल में हीरो रिकॉर्ड सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह हीरो का वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसमें पास्ट हीरोज के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस वर्ल्ड के जरिए कोई भी हीरो की पावर इनहेरिट कर सकता है। सारे स्टूडेंट्स हीरो वर्ल्ड वाइल्ड फॉरेस्ट में ट्रांसपोर्ट हो चुके होते हैं। प्रोफेसर साफ कहता है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, सरवाइव करना। टीम बनाओ या एक दूसरे को एलिमिनेट करो, सब अलाउड है। क्विट करना हो तो और भी तोड़ दो और वापस चले जाओ। कुछ देर देखने के बाद लियो इस जगह को पहचान लेता है। यह वही फॉरेस्ट है जो कभी एल्वन फॉरेस्ट था, सलतना द विच क्वीन के कब्जे में जाने से पहले। कुछ स्टूडेंट्स इसे इल्यूजन मानकर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन लियो जानता है कि यहाँ जो कुछ भी होगा वह रियल होगा और जानलेवा भी। तभी लियो किसी की प्रेजेंस महसूस करता है। एक एरो आकर जमीन को चकनाचूर कर देता है। वह बच जाता है। ऊपर देखता है, वहाँ चेल्सी लुवेलिन खड़ी है। उसने उसे जेरिंगर समझ लिया है और एलिमिनेट करने पर तुली है। लियो जल्दी बताता है कि वह प्लाव फैमिली से है, लेकिन चेल्सी और अग्रेसिव हो जाती है। यह सोचकर कि वह झूठ बोल रहा है, वह बिना रुके मैजिक विंड कास्ट करती है। लियो स्पेल देखकर इम्प्रेस्ड होता है। यह उसके पास्ट लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इसकी बेसिक्स वही हैं। चेल्सी इस बात से और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वह उसके सामने इतना काम और कंपोज्ड कैसे रह सकता है। उसे हिला देने के लिए चेल्सी अपनी एक इम्प्रेसिव एबिलिटी अनलीश करती है, लेकिन लियो बस एक ही स्विंग में उसे एफर्टलेसली ब्लॉक कर देता है।
देता है। उसने जो माना ब्लेड भेजी थी वह यूं ही गिर जाती है। यह देखकर चेल्सी पूरी तरह अनसेटल्ड हो जाती है। उसकी समझ से बाहर है। उसने ऑरा का इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर भी उसने हमला इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। लियो उसके घायल ईगो पर नमक छिड़कते हुए कैजुअली कह देता है कि उसका अटैक बहुत सिंपल था। फिर लियो उसे अलायंस का ऑफर देता है। वह याद दिलाता है कि जो सबसे ज्यादा देर तक सरवाइव करेगा वही सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाएगा। एक सॉर्सरस होने के नाते कम से कम एक टेस्ट तो पास करने की कोशिश करनी चाहिए। चेल्सी का जवाब प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं। वह झट से पलटकर कहती है कि वह कोई नॉर्मल सॉर्सरर नहीं है, वह एक बैटल मेज है। लियो का उसके अटैक को सिंपल कहना उसे बुरी तरह चुभ जाता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह पूरी ताकत झोंक देती है, वहीं उसे क्रश करने के इरादे से। लेकिन उसके सारे अटैक्स बेकार चले जाते हैं क्योंकि लियो उस डायरेक्शन में खड़ा ही नहीं होता जहां उसके ब्लेड्स जा रहे होते हैं। इससे भी बुरा यह कि उसे कहीं भी माना का जरा सा भी ट्रेस महसूस नहीं होता, इसलिए वह लियो की पोजीशन तक डिटेक्ट नहीं कर पाती। अचानक उसकी नजर लियो पर पड़ती है। वह ठीक उसके सामने खड़ा है, मुट्ठी भींचे हुए। यह पंच उसके चेहरे पर पड़ा या नहीं यह हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक बात साफ है कि चेल्सी के घुटने जवाब दे देते हैं। यह हमारे बॉय की जीत का साफ संकेत है। लियो फिर से कामली कहता है कि अलायंस का ऑफर अब भी मौजूद है अगर वह अपना मन बदलना चाहे। उसका जवाब आने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है। लुमिना एकेडमी की फैकल्टी एक डिजिटल विंडो के जरिए यह सब देख रही होती है। वे एक्साइटेड हैं कि एग्जाम आखिरकार इंटरेस्टिंग हो गया है। सीन वापस चेल्सी पर आता है और अब उस पर कोई मर्सी नहीं दिख रही। लियो ने चेल्सी को एक पेड़ के तने से बांध दिया है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ बताता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वह एक छोटा बॉनफायर जलाता है क्योंकि रात गहराने लगी है। आग तेज होती जाती है और फ्लेम्स उस बंधी हुई लड़की की ओर बढ़ने लगती हैं। आग देखकर चेल्सी पैनिक में आ जाती है। अगर वह लियो के साथ कोऑपरेट कर ले तो वह बच सकती है, लेकिन यह लड़की जिद की मिसाल है। वह साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे अपने भाई के अलावा किसी और की अलायंस की जरूरत नहीं। वह विंड मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार, क्योंकि लियो पहले ही एक स्किल एक्टिवेट कर चुका है जो मैजिक को रिस्ट्रिक्ट करती है। अंदर ही अंदर लियो सोचता है कि उसके पास इतना माना नहीं है कि वह इस स्किल को ज्यादा देर मेंटेन कर सके। चेल्सी आखिरकार सोचती है कि मैजिक के बिना ही वह खुद को छुड़ा लेगी, लेकिन यही लियो चाहता था। वह पूरी तरह अलर्ट रहता है ताकि वह कोई चाल न चल सके। बिना हिचक वह आग की इंटेंसिटी और बढ़ा देता है। फ्लेम्स उसके कपड़ों तक पकड़ने लगती हैं। से आखिरी सीमा होती है। चेल्सी टूट जाती है और अलायंस के लिए मान जाती है, लेकिन लियो सिर्फ वर्ड्स से सेटिस्फाइड नहीं होता। वह उससे कहता है कि वह अपने फैमिली नेम पर कसम खाए। मजबूरी में चेल्सी लुवेलिन फैमिली के नाम की कसम खाकर कोऑपरेशन का वादा करती है। तभी लियो रस्सियां खोल देता है। चेल्सी गिरने ही वाली होती है कि लियो उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। सीन फिर टीचर्स की तरफ जाता है। आली ज़ेरोन स्टूडेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। अब तक उसे कोई भी स्टूडेंट उसकी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता नहीं दिखा। उसके हिसाब से स्टूडेंट्स का आपस में लड़ना बेवकूफी है। असली स्ट्रेंथ दिखाने वाले सिर्फ सीलिया जेरिंगर और अबाद लीलान हैं, जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। तभी उसकी नजर लियो और चेल्सी पर पड़ती है। जेके सेमजोआ का काके अब साथ हैं। एली की आंखें खास तौर पर लियो पर टिक जाती हैं। चेल्सी के साथ फायर स्टंट इमेच्योर था, लेकिन चेल्सी लुवेलिन को कोऑपरेट करवाना उसे पासिंग ग्रेड दिला देता है, कम से कम एली की नजर में, क्योंकि एली मानता है कि लियो के पास सीलिया और अबाद जैसी पावर या ग्रेस नहीं है। लेकिन यहीं वह पूरी तरह गलत है। आखिर लियो ने सीलिया को बिना पसीना बहाए हरा दिया था। रिगार्डलेस, अली उसे इस कंपटीशन का डार्क हॉर्स मान लेता है। कुछ मॉन्स्टर्स को काटते हुए लियो और चेल्सी आगे बढ़ते हैं। अब चेल्सी को भी लगने लगता है कि लियो के साथ अलायंस करना इतना बुरा फैसला नहीं था। वह लियो से पूछती है कि वह कौन सी ऑरा यूज कर रहा है, क्योंकि उसे कोई माना डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। लियो कैजुअली बम फोड़ देता है। उसे ऑरा इस्तेमाल करना आता ही नहीं। चेल्सी पूरी तरह शॉक हो जाती है। बातचीत के बीच एक मॉन्स्टर बुशेस के पीछे छिपा हुआ उन्हें देख रहा होता है। चेल्सी तुरंत नोटिस कर लेती है और उस पर हमला कर देती है। यह अटैक उस कमजोर मॉन्स्टर के लिए जरूरत से ज्यादा पावरफुल था। लियो भी मानता है कि उसमें वाकई इंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, बस इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। अचानक लियो कुछ अजीब महसूस करता है और चेल्सी को रुकने को कहता है। रेत में कुछ स्ट्रेंज है। वह झुक कर देखता है। जमीन सूखी है और वहाँ सड़ी गली लाशें पड़ी हैं। तभी एक एक्सप्लोजन होता है। लियो तुरंत चेल्सी को उठाकर छलांग लगाता है। ट्रैप लगाने वाले लोग सामने आ जाते हैं। ये गुलिवन और उसके साथी होते हैं। लियो से उसकी दुश्मनी पुरानी है, इसलिए निशाना वही है। गुलिवन एक साथी को चार्ज करने का आदेश देता है। बेचारा बिना सोचे दौड़ पड़ता है और लियो के एक पंच से उसका जबड़ा टूट जाता है। लियो पूरी गिगा चैद एनर्जी के साथ खड़ा होता है और चेल्सी से कहता है कि वह बस उसकी बैक कवर करे। चेल्सी स्टन्ड है। लगातार दूसरी बार उसने उसे बचा
बचाया है। वह जल्दी से उठती है और उसके पीछे पोजीशन लेती है। इस बीच गुलिवन अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। वह अपने ही साथियों को छोड़ देता है। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट है, जल्दी से कोई पार्टनर ढूंढना। किस्मत से सीलिया उसे दूर से देख लेती है। पीछा करने के बजाय वह उस डायरेक्शन में चल देती है जहां से वह भाग रहा था। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो नजारा शॉकिंग होता है। चारों तरफ मॉन्स्टर कॉर्प्सेस और स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी होती हैं। चेल्सी अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है। सीलिया लियो पर ताना मारती है, वह चेल्सी के साथ क्या कर रहा है। लियो गर्व से कहता है कि अलायंस बनाने का फैसला उसी का था। सीलिया को यकीन नहीं होता। उसे यह मानना ज्यादा आसान लगता है कि उसने कोई कॉकरोच बैकफ्लिप करते देख लिया हो, बजाय इसके कि लियो ने चेल्सी जैसी जिद्दी लड़की को मना लिया हो। लियो बस विकेट ग्रिन के साथ कहता है उसने उसे कन्विंस कर लिया। यह ग्रिन सीलिया तक को अनईजी कर देती है। वह सोचने लगती है कि उसने आखिर क्या किया होगा। लियो फिर उन स्टूडेंट्स को उठाने लगता है जिन्हें उसने गिराया था। अबाद पूछता है कि वह एनिमीज की मदद क्यों कर रहा है। लियो साफ करता है आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मिलकर इस वर्ल्ड की चैलेंजेस का सामना करना बेहतर है। जब बाकी लोग कंफ्यूज दिखते हैं, लियो उन्हें आसपास पड़ी लाशों की ओर इशारा करता है। एक स्टूडेंट कहता है कि बॉडीज की मॉइस्चर ड्रेन हो चुकी है। लियो जोड़ता है कि यही अजीब बात नहीं है, यहाँ मॉन्स्टर्स भी गायब है, जैसे वे किसी हाई टियर मॉन्स्टर से डर गए हों। अबाद को समझ आ जाता है हीरो अली का पहला फीट भी एक हाई टियर मॉन्स्टर को हराना था। तभी जंगल से एक जबरदस्त रोर गूंजता है। हवा में टेंशन भर जाता है। मॉन्स्टर ने आखिरकार खुद को रिवील करने का फैसला कर लिया है। इसी बीच जंगल के दूसरे हिस्से में गुलिवन अकेला भटक रहा है। हाथ में टॉर्च पकड़े हुए गुलिवन बुरी तरह डरा हुआ है। हालात इतने खराब होने के बावजूद उसकी कमजोर सोच सर्वाइवल पर नहीं बल्कि लियो से बदला लेने पर अटकी हुई है। तभी उसकी नजर अपने पैरों के पास पड़ी एक लाश पर पड़ती है। अगले ही पल अंधेरे के पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हिलता है कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। जो उसने देखा वह एक जायंट मॉन्स्टर है, एक विशालकाय स्पाइडर, और वह भूखा है। अब इसमें कोई शक नहीं बचता, गुलिवन की मौत तय है। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर एल्बी और लूमिना एकेडमी की तरफ। चौंकाने वाली बात सामने आती है, पूरे 500 स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कम से कम 100 स्टूडेंट्स चाहिए, लेकिन टेस्ट में अब सिर्फ 50 ही बचे हैं। फिर भी आली जेरोन जबरदस्ती सिलेक्शन नहीं करना चाहता। हेडमास्टर ने उसे इसीलिए चुना था कि वह सिर्फ क्रीम ऑफ द क्रॉप निकाले। आली मानता है कि असली हीरोज कठिन समय में सामने आते हैं। इसी वजह से उसकी नजर लियो प्लाव पर टिक गई है, एक डार्क हॉर्स जिसमें अनएक्सपेक्टेड टैलेंट छिपा है। सवाल यह है कि क्या यह डार्क हॉर्स इस ब्रूटल एग्जाम को पार कर पाएगा। एग्जाम ग्राउंड पर एटमॉस्फेयर बेहद डार्क है। स्टूडेंट्स को मूव करने में भी दिक्कत हो रही है। तभी सीलिया अपनी सोर्ड इल्यूमिनेट करती है और कहती है कि उसने आगे कुछ देखा है। उसकी ब्लेड की लाल चमक में एक भयानक दृश्य उभरता है, एक विशाल स्पाइडर जो अपने शिकार को चबा रही है। डर फैल जाता है। अबाद तुरंत मेज स्पेल से अटैक करने दौड़ता है, लेकिन लियो उसे रोक देता है और गुलिवन से क्रिस्टल तोड़ने को कहता है। लेकिन गुलिवन तो पहले ही स्पाइडर के जबड़ों में ब्रेकफास्ट बन चुका है। वह किसी तरह ब्लू क्रिस्टल तोड़ देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की लहर मॉन्स्टर के मुंह के अंदर दौड़ जाती है। अबाद विंडफैंग स्पेल चार्ज करके मॉन्स्टर पर छोड़ता है। अटैक उसे घायल तो करता है लेकिन मार नहीं पाता। चारों स्टूडेंट्स को एहसास हो जाता है कि वे कितने बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। यह क्रीचर है स्पाइडर प्रिंसेस टैरेंटुला और वह बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। एक स्टूडेंट बेवकूफी में मेली अटैक के लिए दौड़ता है, लेकिन एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया जाता है। फिर सीलिया आगे आती है, यह मानते हुए कि एक ही अटैक में फाइट खत्म कर देगी। वह प्रोमिनेंस स्पेल एक्टिवेट करती है। लाल डिस्ट्रक्टिव बीम मॉन्स्टर के शरीर को चीरती है, लेकिन स्पाइडर टैंक की तरह एंड्योर कर लेती है और तुरंत रिकवर हो जाती है। अबद सीलिया को समझाने की कोशिश करता है कि मेज और नाइट की डिस्ट्रक्टिव पावर अलग होती है। वह रफाल विंड स्पेल छोड़ता है जो स्पाइडर को स्पाइरल में काटता है, लेकिन अटैक खत्म होने के बाद भी क्रीचर जिंदा खड़ी रहती है। चेल्सी तुरंत विंड ब्रेकर मैजिक कास्ट करती है ताकि अपने भाई को बचा सके। फिर भी अबाद को स्पाइडर के क्लॉ से चोट लग जाती है। हालांकि मैजिक ने डैमेज कुछ कम कर दिया। दोनों सिबलिंग्स समझ जाते हैं इस मॉन्स्टर की रीजेनरेशन बेहद तेज है। डिस्पेयर उनके दिलों में उतरने लगता है। क्वीन टैरेंटुला उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी लियो बोलता है, यह क्रीचर सलतना की बेटी है। एरेबोस की आर्मी में यह एक डेडली मॉन्स्टर थी जिसने एल्फ फॉरेस्ट को जला दिया था। लियो को याद आता है कि प्रोफेसर एल्बी की लेफ्ट आई में फेरी किंग का माना मौजूद है। टैरेंटुला कर्स्ड वाइल्ड फॉरेस्ट पर राज करती थी। उसने न सिर्फ एल्व्स का फॉरेस्ट तबाह किया बल्कि फेरी किंग के सबसे भरोसेमंद साथी को भी खा लिया था। लियो को पहले लगता था कि लूना ने टैरेंटुला को मार दिया था, लेकिन सच्चाई अलग निकली। टैरेंटुला जिंदा
जिंदा रही क्योंकि उसने फेरी किंग के असिस्टेंट को डिवावर किया था, जिसके पास इन्फिनिट लाइफ एनर्जी का सोर्स था, रिंग ऑफ लाइफ। अबाद जिद पर अड़ा है कि एग्जाम का हिस्सा होने के नाते मॉन्स्टर को वही हराएगा। सीलिया भी उसी तरह सोलो फाइट पर अड़ी रहती है। लियो समझता है कि यह बेकार है, मॉन्स्टर अनंत बार रिजेनरेट करेगी और माना पहले उनका खत्म होगा। आखिरकार सीलिया उससे राय पूछती है। लियो कहता है यह फाइट टीम वर्क मांगती है, लेकिन अबाद और सीलिया दोनों ईगो में फंसे रहते हैं। लियो सख्ती से रियलिटी चेक देता है, अगर वे साथ नहीं लड़े तो सब फेल हो जाएंगे। उसकी बात आखिरकार असर करती है। अबाद मानता है कि कंबाइंड अटैक से मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में मारा जा सकता है, लेकिन टाइम चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मॉन्स्टर को स्टॉल कौन करेगा। लियो आगे बढ़ता है और कहता है कि वह टाइम खरीद सकता है। सीलिया उसे पागल समझती है, वह ऑरा तक यूज नहीं कर सकता। लियो कहता है वह 5 मिनट्स तक होल्ड कर सकता है। अबाद को डर है कि तब भी अटैक फेल हो सकता है, लेकिन लियो को पूरा भरोसा है। वह जमीन से वेपन उठाता है और कहता है कि फायर और विंड एलिमेंट्स की एफिनिटी काफी होगी। आखिरकार सोर्ड प्रिंसेस और ग्रेट मैजिशियन एक टीम बन जाते हैं। लियो स्पाइडर को एक वर्दी चैलेंज मानता है, पास्ट लाइफ की याद दिलाने वाला। फाइट शुरू होते ही वह एक तेज स्विंग में मॉन्स्टर का लिम्ब काट देता है। सीलिया और अबाद शॉक्ड रह जाते हैं। लियो क्रीचर के चेहरे पर लगातार वार करता है। तारदारोस, वही मॉन्स्टर। फ्लैशबैक में एक एल्विन चाइल्ड भागता हुआ दिखता है। स्पाइडर उसे वेब में फंसा लेती है। बच्चा माँ को पुकारता है, तभी लाइट का एक अस्तित्व प्रकट होता है। लूना, रोशनी की देवी, क्रीचर को रोकती है। वह फ्यूरी में लाइट अटैक छोड़ती है। थंडर गिरता है। उसी समय पास्ट लाइफ में लियो बच्चे को वेब से छुड़ाने में मदद करता है। प्रेजेंट में लियो एक्स पकड़े खड़ा है, टाइम खरीदने को तैयार। वह चेल्सी से एलिमेंटल वेपन्स बनाने को कहता है। स्पीड से डॉज करता हुआ वह लगातार वेपन्स बदलता है, डैगर, सिमिटार, बैटल एक्स। चेल्सी दंग रह जाती है। उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी इंसेन है। अबाद भी मानता है लियो सच में स्ट्रांग है, लेकिन वह इनविंसिबल नहीं है। स्पाइडर का एक कट उसके चेहरे को छू जाता है। लियो सोचता है अगर वह यहाँ एक स्टूपिड स्पाइडर को भी नहीं रोक पाया तो आफ्टर लाइफ में उसके दोस्त कभी उसे माफ नहीं करेंगे। वह अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता है और स्पाइडर को काट गिराता है, फिर एक और वेपन की मांग करता है। दुर्भाग्य से चेल्सी के पास अब कोई भी हथियार नहीं बचा होता जो उसे चौंका देता है, लेकिन शुक्र है कि सीलिया पहले ही अपना अल्टीमेट स्ट्राइक तैयार कर चुकी होती है। वह आग की दहाड़ती हुई स्पाइरल छोड़ती है जो क्रीचर को पूरी तरह जलाकर खत्म कर देती है और उसे उसी पल डिफीट कर देती है। रिंग ऑफ लाइफ ड्रॉप्स उसके शरीर से साफ हो जाती है और मॉन्स्टर आखिरकार सबजुगेट हो जाता है। सीलिया जमीन पर गिर जाती है, राहत की सांस लेते हुए कि सब कुछ अब खत्म हो गया है। फिर भी वह लियो की उस इनह्यूमन परफॉर्मेंस पर ध्यान देने से खुद को रोक नहीं पाती, जिसने तारदारोस को पूरे 5 मिनट्स तक रोके रखा। सीलिया उसकी तारीफ करने ही वाली होती है कि चेल्सी उससे भी तेज निकल जाती है। वह उसकी नंबर 1 फैन बन चुकी है और मानती है कि अभी जो उसने किया वह लेजेंड्स के हीरोज के बराबर था। लियो इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन यह लड़की तो उस पर पूरी तरह पागल हो चुकी है और बैटल मेज स्पेशलिस्ट बनना चाहती है। वह उससे ट्रेनिंग देने की गुहार लगाती है। मजेदार बात यह है कि सीलिया खुद चाहती है कि चेल्सी को उसकी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिले ताकि उसे असली सफरिंग का स्वाद चखने को मिले। खैर, हमारा लड़का आगे बढ़ता है और रिंग ऑफ लाइफ उठाता है, जिससे प्रिंसेड एक फेरी के रूप में मैनिफेस्ट होता है। वह उसका नाम लेकर प्रिंस की यादें जगा देता है। यह सुनते ही वह वापस रिंग में चला जाता है और सिली को फेरी किंग के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह सब प्रोफेसर एल्बी के आई ऑफ माना पर ठोकर खाने की वजह से संभव हुआ। टेस्टिंग ग्राउंड की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। स्टेज क्लियर करने पर उन्हें फेरी किंग्स प्लेज का रिवॉर्ड मिलता है। ट्रांसफर होने से पहले लियो किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान लेता है जो उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कायन बेडोन पर, जो एकेडमी का प्रिंसिपल है और वेस्टर्न टेरिटरी की एग्जाम रिपोर्ट देख रहा है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि एल्बी ने अपनी सख्त रिक्वायरमेंट्स के बावजूद कितने स्टूडेंट्स को पास किया। हेडमास्टर 40 स्टूडेंट्स को एग्जाम क्लियर करते देखकर हैरान होता है। हालांकि यह संख्या अब भी बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी वह निराश नहीं है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मुश्किल से 10 स्टूडेंट्स ही पास कर पाएंगे। यह अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। सीलिया और अबाद उसकी नजर में टॉप कैंडिडेट्स लगते हैं। हेडमास्टर को पता चलता है कि किसी स्टूडेंट को ईयर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रिकमेंड किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह रिकमेंडेशन खुद एल्बी ने दी है। सबको लगता है कि यह जरूर जेरिंगर या लीलिन हाउस का कोई कैंडिडेट होगा, लेकिन सच्चाई में यह नाम ऐसा निकलता है जिसे किसी ने पहले नहीं सुना। एक ऐसा नाम जिसने परफॉर्मेंस में सीलिया और अबाद दोनों को पीछे छोड़ दिया। सीन बदलता है प्रोफेसर एल्बी की ओर, जो उस लड़के की एबिलिटीज को बारीकी से असेस कर रहा है। वह लियो प्लाव को
नाइट डिवीजन का रिप्रेजेंटेटिव रिकमेंड करता है। हेडमास्टर इस पर हैरान रह जाता है कि प्रोफेसर इतनी ऊंची तारीफ कर रहा है। वह खास तौर पर कहता है कि इस कैंडिडेट में एक हीरो जैसी प्रतिभा है। एग्जाम पूरी तरह सेटल हो जाने के बाद हमारा लड़का अकेले हॉट सोना का मजा ले रहा है, उसकी गर्माहट में सुकून ढूंढते हुए। एग्जाम क्लियर करने का रिवॉर्ड फेरी किंग्स प्लेज होता है। आमतौर पर हीरोज लिविंग वर्ल्ड क्लियर करने पर कोई खास रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे एक एक्सेप्शन के तौर पर यह दिया गया। लियो समझ नहीं पाता कि क्यों, और तभी उसे अपनी माँ सामने खड़ी दिखाई देती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसे जेरिंगर हाउस से क्यों निकाला गया था। एक एलाई को बचाने की कोशिश में उसने अपना कंट्रोल खो दिया था और जेरिंगर की फ्लेम्स अनलीश कर दी थी, लेकिन उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, न तब और न अब। अपने इकलौते बेटे को देखते हुए वह चाहती है कि उसकी इनक्रेडिबल टैलेंट सही डायरेक्शन में जाए। साथ ही वह उसे एकेडमी में एक्सेप्ट होने पर दिल से बधाई देती है। लुम्ब्रिया सिटी में कदम रखते ही स्टूडेंट्स को गेट से बाहर जाने से पहले अपना सामान कलेक्ट करने को कहा जाता है। लुम्ब्रिया दुनिया का सेंटरपीस है और लूमिना एकेडमी इसकी सबसे कीमती इंस्टीट्यूशन। लियो के पहुंचते ही उसका अंकल उसे ग्रीट करता है और पास होने पर बधाई देता है। लियो हैरान होता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और उसे पता चलता है कि जेरिंगर हाउस पिछले 1 महीने से चल रही इनहेरिटेंस डिबेट में उलझा हुआ है। उसका अंकल उससे पूछता है कि क्या उसे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह पता है। लियो अंदाजा लगाता है कि शायद यह फीनिक्स ब्रेथ की इनहेरिटेंस से जुड़ा है। उसका अंकल इसकी पुष्टि करता है। भले ही उसकी बड़ी बहन जेरिंगर क्लैन का हिस्सा नहीं है, लियो फिर भी उसका बेटा है। इसके अलावा एल्डर्स वेस्टर्न एग्जाम क्लियर करने पर उससे बेहद प्रभावित हैं, जो अपनी कठिनाई के लिए बदनाम है। लियो को एक स्पेशल सब स्पेस की दी जाती है जिसे वह तुरंत एक्टिवेट करता है। इससे एक स्पेशल बुक खुलती है। उसका अंकल उसे कहता है कि वह बुक के पेजेस पर अपना ब्लड गिराए। लियो अंगूठा काटकर खून की बूंदें पन्नों पर टपका देता है। ब्लड शेयर होते ही उसे बुक की जानकारी तक एक्सेस मिल जाता है, जिसे कोई और नहीं जान सकता। जेरिंगर टेक्निक्स को मास्टर करना आसान नहीं है, लेकिन उसका अंकल लियो की टैलेंट पर पूरा भरोसा रखता है। वह मानता है कि वह जल्दी ही इसे सीख लेगा। इसी के साथ वह उसे ऑफिशियली जेरिंगर हाउस में वेलकम करता है। मीटिंग के बाद सीलिया उसे एक अननोन लोकेशन पर मिलने को कहती है। तभी एक लड़की अचानक उससे टकरा जाती है और दोनों गिर पड़ते हैं। ग्लासेस पहने यह लड़की जल्दी से अपनी बुक्स समेटती है और माफी मांगते हुए चली जाती है। लियो को उसका कार्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है क्लोई म्यूलर, लूमिना एकेडमी की फ्रेशमैन। दरवाजा खोलते ही उसे गुस्से में खड़ी सीलिया दिखती है, जो याद दिलाती है कि उन्हें बहुत सारी शॉपिंग करनी है और वह पहले ही लेट हो चुका है। वह माफी मांगता है और बताता है कि रास्ते में अंकल से मिल गया था। सीलिया खुशी से चमक उठती है और जानना चाहती है कि क्या हुआ। जवाब में लियो जेरिंगर फैमिली की फ्लेम्स समन करता है और पूछता है कि क्या वह सही रास्ते पर चल रहा है। यह देखकर सीलिया स्तब्ध रह जाती है। लियो ने सीक्रेट टेक्निक 1 महीने से भी कम समय में मास्टर कर ली थी। उसकी इस अचीवमेंट से वह शॉक में चली जाती है और सोचने लगती है कि क्या वह इंसान भी है या नहीं। बाद में सोर्ड प्रिंसेस और फॉरगॉटन हीरो एक डॉक होती शिप को देखते हैं। प्रोफेसर अलंडू अपना परिचय नाइट क्लास के इंस्ट्रक्टर के रूप में देता है और स्टूडेंट्स को तुरंत शिप पर चढ़ने को कहता है, क्योंकि वे लूमेन के लिए रवाना होने वाले हैं। जर्नी शुरू होती है और स्टूडेंट्स आराम से समय बिताते हैं। लियो और सीलिया एक कपल जैसे लगते हैं, जिस पर एक कॉन्फिडेंट लड़का कमेंट करता है और सीलिया को चिढ़ा देता है। वह मोयरा किंगडम का एल्केमिस्ट है और एक मर्चेंट है जिसके पास बेचने के लिए हर चीज है। वह स्कूल के लिए सप्लाईज बेचने की कोशिश करता है। लियो अपना परिचय स्टूडेंट आइडेंटिटी से देता है और बताता है कि वह डैड किंगडम से है। यह सुनकर थॉमस चौंक जाता है, क्योंकि वही किंगडम वेस्टर्न एग्जाम देने गया था। लियो को पूरा माहौल कुछ ज्यादा ही पीसफुल लगता है। सीलिया मानती है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद फ्रेशमैन को ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। तभी अचानक शिप हिलने लगती है और समुद्र से एक विशाल टेंटेकल उठता है जो लगभग थॉमस को कुचल देता है। स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन वह आराम से वाइन पीते हुए उनका मजाक उड़ाता है। वह याद दिलाता है कि लूमेन एकेडमी के स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती है कि वे डेंजर में खुद परफॉर्म करें। सामने एक भयानक जायंट क्रैकन होता है। इस तनाव के बीच भी फॉरगॉटन हीरो शांत रहता है और ब्लेड से टेंटिकल काट देता है। सीलिया भी खुद को संभाल लेती है। सोर्ड प्रिंसेस की फायरी अटैक से क्रैकन पानी का स्प्रे करता है और सीलिया भीग जाती है। मॉन्स्टर थॉमस को पकड़ लेता है, जो लगातार चिल्ला रहा होता है। यह देख लियो और सीलिया पूरी रफ्तार से उसे काटने दौड़ते हैं। एल्केमिस्ट अपनी ग्रीड के साथ शॉक में पड़ जाता है। उसे उम्मीद थी कि सोर्ड प्रिंसेस अच्छा करेगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कोई और स्टूडेंट भी उतना ही फियर्स होगा। थॉमस लगभग
फ्रोजन टेंटिकल से कुचला ही जाता है और उस इंसान पर चिल्लाता है जिसने अभी उसे मार ही दिया होता। तभी सामने आती है क्लोई, वही ग्लासेस वाली लड़की जो आइस मैजिक कमांड कर रही होती है और अकेले ही मॉन्स्टर को रोक कर रखती है। वह उस एल्केमिस्ट को डांटती है जो पीछे रहने के बजाय लड़ाई में बेवजह बोझ बन रहा होता है। थॉमस मान लेता है कि उसके जैसे लोग जो उनसे कमजोर हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। टेंटिकल का एक और हिस्सा कुचल दिया जाता है और इसी के साथ सीन में अबाद और चेल्सी की डायनामिक ड्यूओ की एंट्री होती है। दोनों क्लैंस के बीच उनकी राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है, फिर भी बैटल मेज होने के बावजूद चेल्सी की नजर हमारे लड़के पर ही टिकी रहती है, चाहे वे दुश्मन ही क्यों न हो। झील में मौजूद कई मॉन्स्टर्स एकेडमी की ओर उमड़ते चले आ रहे होते हैं और इंस्ट्रक्टर को लगता है कि यह फ्रेशमैन के लिए एक परफेक्ट वेलकमिंग पार्टी है, जिसके मजा लेते हुए वह टॉप परफॉर्मर्स पर कमेंट करता है। चैन, सीलिया, अबाद, क्लोई, वॉल्डन और आखिर में डुरान मोइरा। हर रीजन के कैप्टन्स खतरे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब से परे एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने उनकी परफॉर्मेंस को भी ओवरशैडो कर दिया है। एक अननोन फ्रेशमैन जो किसी भी रीजन में कमांड नहीं करता। उसकी सोर्ड्समैनशिप परफेक्शन की परिभाषा है और वह ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे हर अटैक को पहले से प्रेडिक्ट कर रहा हो। इंस्ट्रक्टर खुश होता है कि उसे अपनी क्लासेस में इस लड़के की फुल पोटेंशियल देखने को मिलेगी। खैर, बेकार एल्केमिस्ट जल्दी ही अपने पोशंस खत्म कर देता है और आखिरकार वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। शिप से उतरते हुए इंस्ट्रक्टर उम्मीद करता है कि स्टूडेंट्स मॉन्स्टर ट्रीटमेंट के आदी हो जाएं, क्योंकि उन्हें इससे बार बार निपटना पड़ेगा। अब समय है ग्लोरियस एंट्रेंस हॉल को देखने का। लूमिन एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। कई स्पेक्टेटर्स चाहते हैं कि फ्रेशमैन एक शानदार शो पेश करें। एंट्रेंस सेरेमोनी जल्द ही शुरू होने वाली होती है। नाइट डिवीजन को उनके इंस्ट्रक्टर ग्रुप करता है और कैप्टन्स को आगे आने को कहता है। एकेडमी का हेडमास्टर इस अनाउंसमेंट की निगरानी करता है और उसे इस साल के हीरो कैंडिडेट से बहुत उम्मीदें होती हैं। कल उन स्टूडेंट्स पर जोर देता है कि अगर वे सच में स्ट्रॉन्ग हीरोज बनना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी और हमेशा अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए तैयार रहना होगा। जमीन पर जोर से मुक्का मारते हुए हेडमास्टर कहता है कि अगर वे उसकी कही हुई बेयर मिनिमम बात भी नहीं कर सकते तो वे इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन के लायक नहीं हैं। और फिर एक ही पल में वह एक दयालु ग्रैंडपा में बदल जाता है, जैसे उसने अभी अभी उन्हें डराया ही न हो। कैलियन इशारा करके पूछता है कि सब अचानक इतने चुप क्यों हो गए। ब्रिलियंट सोर्ड मास्टर के रूप में उसकी चमकदार रेप्यूटेशन और इमेज दिन ब दिन धुंधली होती जा रही है। इसके बाद फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव का स्पीच होना है, एक ऐसा नाम जिसका फर्स्ट ईयर्स को बेसब्री से इंतजार है। वह न सीलिया है, न आबाद, न क्लोई और न ही कोई और। केवल लियो प्लाव का नाम पुकारा जाता है, जो खुद उसके लिए भी शौक होता है। वह तुरंत प्रोफेसर की ओर देखता है और समझ जाता है कि रिकमेंडेशन उन्हीं की रही होगी। लियो पोडियम की ओर बढ़ता है और प्रोफेसर्स तथा सीनियर्स को संबोधित करता है। इस दौरान कई स्टूडेंट्स आपस में बड़बड़ाने लगते हैं इस अननोन स्टूडेंट को लेकर। उन्हें नहीं पता कि यह कौन है या इसने किया क्या है। स्पीच थकाने वाले अंत तक पहुंचती है और लियो प्लाव से ईयर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसके गोल्स पूछे जाते हैं। वह समझ जाता है कि उनका मकसद उसके पीछे खड़े फिनिशर्स को जानबूझकर प्रोवोक करना है। लियो बहुत ही पोलाइट और प्रोफेशनल तरीके से जवाब देता है, जिससे बाकी इंस्ट्रक्टर्स का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। सबको लगता है कि सेरेमोनी बहुत रिजर्व्ड रहने वाली है, लेकिन तभी हमारा लड़का पूरी तरह क्रेजी हो जाता है और खुलेआम डिक्लेयर करता है कि वह किसी को भी चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो भी उसकी पोजीशन के लिए आगे आना चाहे। यह हॉस्टाइल और बोल्ड अनाउंसमेंट टॉप रैंकर्स को प्रोवोक कर देता है, लेकिन लियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किससे भिड़ना है। अनाउंसमेंट के सेटल होते ही स्टूडेंट्स अपने डॉर्मेट्रीज की ओर चले जाते हैं। कल से एक हफ्ते तक एक्सप्लोरेटरी क्लासेस चलेंगी। यह स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ग्रेस पीरियड है, जिसमें वे कोई भी क्लास ले सकते हैं, ताकि बाद में 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकें जिनमें वे मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स को साफ तौर पर कहा जाता है कि वे अच्छे से रेस्ट करें, ताकि फर्स्ट डे लेट क्लास का सामना न करना पड़े। लियो का रूम थॉमस के ठीक बगल में होता है, जो कल की पहली क्लास को लेकर काफी एक्साइटेड है। वे एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और लियो अपने बेड पर ढह जाता है। उसका दिमाग इस बात में उलझा रहता है कि एकेडमी में उसे आखिर हासिल क्या करना है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन में अपनी जगह बनाकर वह दिल से उम्मीद करता है कि उसे अपना लॉन्ग लॉस्ट हीरो रिकॉर्ड मिल जाए। अगले दिन कैफेटेरिया में थॉमस हमारे लड़के के साथ सीट शेयर करना चाहता है और लियो, जिसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसकी रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता है। लियो को एक अनॉयड विजिटर मिलता है, ऐसा व्यक्ति जिसे वह पहचानता तक नहीं। यह सेंट्रल रीजन का डुरान होता है और वह यहाँ यह कंफर्म करने आया है कि अनाउंसमेंट में दिया गया चैलेंज सच में कोई वेट रखता है या नहीं। लियो समझता है कि उसका स्पीच
पूरी तरह प्रोवोकेटिव था। आखिरकार उसने एक स्ट्रेंजर को खुलेआम अग्रेसिव तरीके से उसे चुनौती देने का न्योता दिया था। डुरैन खुद को सेंट्रल रीजन का कोई बड़ा हॉटशॉट समझता है, लेकिन लियो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वह शांति से अपना फ्रूट जूस पीता रहता है। हल्के में लिए जाने से तिलमिलाया डुरैन गुस्से में एक थंडरस किक मारता है जिससे टेबल उड़ जाती है, लेकिन लियो की इनह्यूमन स्पीड उसे इंग्रेडिएंट्स दोबारा अरेंज करने और अपना परफेक्ट चीज बर्गर फिर से बना लेने में मदद करती है। यह आदमी क्लास की जीती जागती मिसाल है। उसने पूरे मौके को ही खाने में बदल दिया। लियो उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि वह फ्री फूड को यूं ही वेस्ट होता नहीं देख सकता था। दूसरी ओर डुरैन हर एक शब्द के साथ इस लड़के को मार डालने के मूड में होता जा रहा है। उसे लगता है कि फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव उससे कहीं ज्यादा कमजोर है और उसका ईगो यह बात सहन नहीं कर पाता। लड़ाई में इंटरवीन करते हुए उनका इंस्ट्रक्टर कैजुअली दोनों स्टूडेंट्स के कंधों पर अपने हाथ रख देता है। वह शालीनता से उनके रैंक्स का जिक्र करता है, एक ईयर रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा रीजन का कैप्टन। इंस्ट्रक्टर उम्मीद करता है कि वे फर्स्ट डे पर फाइट एंगेज करने के लिए मिलने वाली सजा झेलने को तैयार होंगे। दोनों के चेहरे साफ दिखा रहे होते हैं कि वे अंदर ही अंदर मदद के लिए रो रहे हैं। अब सीधे जंप करते हैं नाइट डिपार्टमेंट की पहली एक्सप्लोरेटरी क्लास पर। किसी वजह से सीलिया परेशान होती है कि लियो अभी तक नजर नहीं आ रहा। आखिरकार वह दिखाई देता है, पूरी तरह हांफता हुआ और थका हुआ। उसकी हालत देखकर सीलिया का ध्यान तुरंत उस पर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी से लड़कर आया है। लियो फिलहाल कुछ भी बताने का फैसला नहीं करता। क्लास शुरू होने वाली होती है। आज अपना परिचय फर्स्ट ईयर नाइट क्लासेस के इंस्ट्रक्टर के रूप में देता है। थॉमस नोटिस करता है कि डुरैन और लियो के बीच पहले से ही रिलेशंस खराब हैं, जबकि टीचर ए माना से निकलने वाली 3 मेन पावर्स के बारे में समझाता है। पहली है मैजिक एनर्जी, दूसरी सोल एनर्जी और आखिर में ऑरा। इन तीनों में ऑरा को सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। सीलिया जोड़ती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑरा के लिए कन्वर्जन प्रोसेस में माना फ्लूइडिटी को खोना पड़ता है। उसका जवाब बिल्कुल सही होता है, क्योंकि मैजिक और सोल एनर्जी माना को उसके नेचुरल स्टेट में ही यूज करते हैं, लेकिन ऑरा माना को एब्जॉर्ब करके उसे बॉडी के हिसाब से कन्वर्ट करती है। इंस्ट्रक्टर ऑरा का डेमोन्स्ट्रेशन देता है और पूछता है कि क्या किसी को पता है कि बॉडी से प्रोसेस्ड ऑरा को कैसे यूज किया जाता है। सीलिया सोच विचार करती है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाती। तभी फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव अपनी चुप्पी तोड़ता है और बताता है कि ऑरा की पावर को यूज करने के लिए माना को बर्न करना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि वह बिल्कुल सही कंक्लूजन पर पहुंचा है और फिर पूछता है कि माना बर्निंग प्रोसेस का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है। लियो तुरंत जवाब देता है, स्टैमिना। ऑरा की समझ देखकर एक काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने पहले कभी यह कॉन्सेप्ट पढ़ा है। पता चलता है कि लियो ने ऑरा कभी फॉर्मली स्टडी ही नहीं की। यह एक बार फिर उसकी इनक्रेडिबल फीट साबित करता है। जिसने ऑरा पढ़ी तक नहीं, उसने उसकी ट्रू एसेंस को समझ लिया। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म करने का फैसला करते हुए ए कहता है कि अब थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने का समय है। अपनी ऑरा का इस्तेमाल करके वह वेव जैसी प्लेटफॉर्म बनाता है जिसे ऑरा स्टेप कहा जाता है। यह टेक्निक ऑरा पावर को पैरों में कंसंट्रेट करने पर आधारित होती है। ए नीचे उतरता है और उत्साह से बताता है कि ऑरा के एप्लीकेशंस प्रैक्टिकली एंडलेस हैं। कुछ दूसरे स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपस में स्पारिंग करने लगते हैं, जबकि सीलिया हमारे लड़के को टीज करती है। वह कहती है कि अगर लियो उसे सिस्टर कह ले तो वह उसे ऑरा स्टेप सिखाने को तैयार है। लियो को उसकी मदद की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वह ऑरा के प्रिंसिपल्स जानने से ही संतुष्ट है। साइड में खड़े डुरैन को देखकर इंस्ट्रक्टर को कैफेटेरिया वाले कमोशन को एड्रेस करने का सही मौका लगता है। चेल्सी जैसे कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हुआ क्या था और थॉमस अपनी कमेंट्री से उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा देता है। इंस्ट्रक्टर लियो और डुरैन दोनों को सामने बुलाता है। सबसे पहले ए डुरैन से पूछता है कि उसे इतना गुस्सा किस बात पर आया। डुरैन का डिसमिसिव जवाब सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर एक परफेक्ट सजेशन देता है। वह चाहता है कि सेंट्रल रीजन का कैप्टन और फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव एक रनिंग कंपटीशन में आमने सामने हों, ताकि यह तय किया जा सके कि क्लास को लीड करने के लिए कौन सा स्टूडेंट फिट है। ये साफ करता है कि दोनों स्टूडेंट्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपनी ऑरा इस्तेमाल करने की खुली छूट है, जो डुरैन के लिए एक परफेक्ट एडवांटेज जैसा लगता है। कंपटीशन का दिन आ चुका है। थॉमस, जो एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन है, बैटिंग सिस्टम होस्ट करने में व्यस्त है। पहला कंटेस्टेंट है हाउस ऑफ मॉयरा का जीनियस और लाइटनिंग ऑरा का मास्टर डुरैन। उसके सामने खड़ा है एक डार्क हॉर्स जिसका कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं है। वह इंसान जिसने रीजन्स के कैप्टन्स तक को पीछे छोड़ दिया और फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव बन गया, लेओ प्लाव। स्टूडेंट्स को फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव से बड़ी उम्मीदें हैं। आखिरकार वे इस बात से बेहद अंडरवेल्म्ड हैं कि वह ओरेप जैसा सिंपल मूव तक यूज नहीं कर सकता। सबको लगता है कि उसकी पोजीशन बिल्कुल अनवारंटेड है और सेंट्रल रीजन का कैप्टन ही रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए ज्यादा फिट है। सही मोमेंट समझते हुए ए रूल्स बताता है। जो भी फिनिश लाइन को सबसे
पहले टच करेगा वही जीतेगा और लूजर को रिजल्ट बिना किसी बहाने के एक्सेप्ट करना होगा। रेस शुरू होने वाली है। यहाँ तक कि सीलिया को भी लगता है कि यह कंपटीशन लियो के लिए जीतना थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है। डुरान स्पीड में स्पेशलाइज करता है और ऊपर से उसकी ब्लेजिंग फास्ट लाइटनिंग ऑरा। फिर भी सीलिया उम्मीद कर रही है कि लियो सबकी एक्सपेक्टेशंस को पलट देगा और कुछ इम्पॉसिबल कर दिखाएगा। रेस शुरू होती है और डुरान तुरंत एक्सेलरेट करके लीड ले लेता है। प्रोफेसर के गो चिल्लाते ही दोनों रेसर्स ब्लास्ट ऑफ कर जाते हैं। डुरान मोयरा खुद को लाइटनिंग ऑरा से क्लोक कर लेता है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि उसकी स्पीड लियो को धूल चटा देगी है। इम्पेकेबल रनिंग फॉर्म के साथ हमारा लड़का स्टार्टिंग लाइन के पास की वीक ट्रैश टॉक से बिल्कुल अनफेज्ड रहता है। क्राउड की उम्मीद के मुताबिक सेंट्रल रीजन का कूल रिप्रेजेंटेटिव ट्रैक को जल्दी खत्म करता हुआ दिखता है। दूसरी ओर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव पीछे छूटता हुआ नजर आता है। लियो अपने पैरों में थोड़ा सा ऑरा इन्फ्यूज करता है ताकि स्पीड बढ़ा सके। ऑडियंस तुरंत उसे ऐसा बास्टर्ड कहने लगती है जिसने स्कैम करके रिप्रेजेंटेटिव का रोल हासिल किया है। पूरी क्राउड के विरोध के बीच एक अकेला फूल लियो को चीयर कर रहा होता है। चेल्सी लुआन की पैशनेट शाउट ऑफ सपोर्ट सबसे अलग सुनाई देती है। ऑपोजिशन को क्रश करने पर फोकस्ड डुरान लगातार अपने फैमिली की सिग्नेचर एट्रीब्यूट को प्रूव करता रहता है। वह सच में लाइटनिंग फास्ट है। हाफ वे पॉइंट को इतनी इनह्यूमन स्पीड में क्रॉस करते देख कार को अपने दोस्त की चिंता होने लगती है। ऐसा लगता है कि अगर लियो ने स्पीड नहीं बढ़ाई तो वह हार जाएगा। तभी वह ट्रैक को ध्यान से देखता है। सबको हैरान करते हुए वह तेज होने की बजाय डिसेलरेट कर देता है। मोमेंटम खत्म होते ही लियो ट्रैक से बाहर निकलकर दीवारों की ओर दौड़ने लगता है। यह सच है कि सीलिया जेरिंगर उस पर भरोसा करती है, लेकिन उसकी हरकतों की कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिखती। वह बिल्कुल एक इडियट लग रहा होता है। जब सब लोग कंफ्यूज्ड और लॉस्ट होते हैं तब लियो अपने पैरों में ऑरा डेंसिटी बढ़ाने पर फोकस करता है। लगातार कई इनह्यूमन जंप्स के साथ वह पूरी तरह ट्रैक से बाहर ग्रास में चला जाता है और फिर स्टैंड्स में छलांग लगा देता है। वह पलटकर देखता है कि डुरान अपनी कंसिस्टेंट स्पीड से लीड बढ़ा रहा है। लियो की ऑरा डेंसिटी पीक पर पहुंच जाती है। उसके पैरों की फायरी फोर्स से जिस स्टैंड पर वह खड़ा है उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं। एक पावरफुल लीप के साथ वह इमेंस मोमेंटम के साथ वापस ट्रैक में लॉन्च करता है। जंप इतना स्टैगरिंगली इम्पैक्टफुल होता है कि उसके पीछे एक छोटा एक्सप्लोजन छूट जाता है जो एक पल के लिए डुरान का ध्यान भटका देता है। उस एक्सप्लोजन से लियो एक रेड मीटियर की तरह निकलता है, पूरे ट्रैक में ब्लेजिंग करते हुए। यह चीकी डेविल उड़ते हुए डुरान को टॉन्ट भी करता है, एरोगेंट ब्रैट को स्लो पोक कहते हुए। स्पीडिंग मीटियोर पलक झपकते ही फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। उसकी ग्रेसफुल लैंडिंग देखने लायक होती है। डुरान कुछ मीटर्स दूर खड़ा पूरी तरह डम फाउंडेड रह जाता है। उसकी लाइटनिंग क्लोक बैनिश हो चुकी होती है। यह एक क्लियर और अटर एल है। लियो गर्दन पीछे झुकाकर कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है। उसने जीत हासिल की। हालांकि स्टैंड्स को हुआ डैमेज काफी भारी था, फिर भी यह वर्थ इट था। जो क्राउड एक पल पहले स्मैक टॉक कर रही थी अब पूरी तरह बिविल्डर्ड थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जो अभी देखा वह कोई मजाक नहीं था। उनकी जानकारी में डुरान फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में सबसे तेज है। यह सोचना कि कोई उसे हरा देगा बिल्कुल अब्सर्ड है, और वह भी ऐसे लड़के से जिसने अभी ऑरा ठीक से सीखी तक नहीं। पूरी क्राउड में से उन गिने चुने लोगों में से एक जिसने समझा कि लियो ने असल में क्या किया वह सीलिया थी। उसे पता था कि उसने कोई स्टेप इस्तेमाल नहीं किया। उसने जो दिखाया वह कोई साधारण मूव नहीं था, बल्कि एक फुल ब्लोन फीनिक्स स्टेप था। लियो के जीतते ही कार और चेल्सी खुशी से भर गए और अपने दोस्त की तारीफों के पुल बांधने लगे। प्रोफेसर चुपचाप वही देखे गए दृश्य पर विचार कर रहा था। डुरान ने अपनी स्पेशलिटी लाइटनिंग ऑरा का इस्तेमाल किया और अपनी स्पीड बढ़ाई। यह तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसके बावजूद जो स्पीड उसने दिखाई वह अब भी माइंड ब्लोइंग थी। दूसरी ओर लियो प्लाव ट्रेडिशनल सेंस में काफी धीमा था, लेकिन ऑरा को हैंडल करने में वह कहीं बेहतर निकला। उसने अपनी फायर ऑरा को पैरों में इकट्ठा किया, फोकस किया और उसी से ब्लास्ट ऑफ किया। इस प्रोसेस में उसने एक सिंगल फॉर्मिडेबल ऑरा स्टेप बनाया। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट का फ्लॉलेस एप्लीकेशन था। स्पोर्ट्समैन होने के नाते लियो डुरान के पास गया और यह कहते हुए हाथ बढ़ाया कि यह एक अच्छा मैच था। उसने यह भी मान लिया कि अगर यह लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती तो रिजल्ट अलग हो सकता था, लेकिन हार की कड़वाहट में डूबा वह ब्रैट हाथ मिलाने से इनकार कर देता है और कंधा मारते हुए उसे साइड में धकेल देता है। प्रोफेसर को पूरा यकीन हो जाता है कि उनकी करंट जनरेशन के डिसाइपल्स में से शायद आखिरकार एक फॉर्मिडेबल हीरो जन्म ले सकता है। जैसे ही लियो अपने दोस्तों के पास पहुंचा, चेल्सी ने तुरंत उसे कॉम्प्लीमेंट से नहला दिया। उसे इतना कूल लग रहा था कि उसने उसके साथ ट्रेनिंग करने की इच्छा जता दी। सीलिया से पूछता है कि चेल्सी, लियो में इतनी
इतनी इंटरेस्टेड क्यों है और उसमें नहीं, जबकि जवाब बिल्कुल साफ है। क्लास खत्म होने के बाद कार सबको कैफे चलने का न्योता देता है और यहाँ तक कि ट्रीट देने की पेशकश भी करता है। लियो माफी मांगता है क्योंकि वह लेजर के लिए साथ नहीं जा सकता। बिना कुछ और कहे वह चुपचाप अपनी क्लिक से अलग हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह कहाँ जा रहा है तो वह बस इतना कहता है कि वह समनिंग क्लासेस को ऑब्जर्व करने जा रहा है। उसके दोस्त कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एक नाइट स्टूडेंट समनिंग क्लास में क्यों बैठेगा? हमेशा की तरह वजह रिसर्च पर्पसेस ही होती है। अभी भी एक बात है जिसे लियो समझ नहीं पा रहा। फेरी किंग ने उसे रिवॉर्ड के तौर पर प्लेज क्यों दिया? जितना वह जानता है हीरोज वर्ल्ड के रिवॉर्ड्स वर्ल्ड ओनर की पावर से जुड़े होते हैं। जो रिवॉर्ड उसे मिला है वह समनिंग से रिलेटेड लगता है, लेकिन प्रोफेसर एल्बी तो एक प्योर मैजिशियन है, समनर नहीं। उस लॉजिक से तो लियो को मैजिक रिलेटेड एबिलिटी मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा किसी फेरी से कांटेक्ट करने के लिए फेरीलैंड जाना पड़ता है। फिलहाल जो रिवॉर्ड उसे मिला है वह किसी काम का नहीं लगता। जब लियो समनिंग क्लासेस की जगह पर इंतजार कर रहा था, एक फेमिलियर आवाज ने उससे पूछा कि क्या वह भी समनिंग स्टूडेंट है। सामने थी ईस्टर्न कैप्टन और टॉप स्कोरर चेन शिया, उस कैप्टन के उलट जिससे वह अभी रेस कर चुका था। यह लड़की पोलाइट, चेयरफुल और काइंड थी। दोनों ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की और उसने जोर देकर कहा कि अब से वह उसे बस सिया कहे। उसे पूरा यकीन था कि लियो नाइट डिवीजन का स्टूडेंट है, इसलिए उसका समनिंग में इंटरेस्ट होना अनएक्सपेक्टेड था। लियो ने बताया कि उसे बस स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट है। अगर ऐसा है तो वे आगे कई क्लासेस में एक दूसरे से मिलते रहेंगे। जब उससे पूछा गया कि उसने किस स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सिया ने हवा में से एक ब्यूटीफुल वाटर स्प्राइट समन कर लिया। दुर्भाग्य से लियो ने अब तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। हमेशा की तरह दयालु रहते हुए सिया ने कहा कि अगर उसे कभी स्पिरिट समनिंग में मदद चाहिए तो वह बेझिझक उसे बुला सकता है। लियो मदद और कनेक्शंस ठुकराने वालों में से नहीं है। फिर उसने गलती से एक लेडी से उसकी उम्र पूछ ली। सिया मुस्कुराई और बताया कि वह 17 इयर्स की है। उसे यह भी पता था कि लियो उससे छोटा है, सिर्फ 15 का। लियो के मन में यह ख्याल आया कि सिया कितनी यंग दिखती है, वह चेल्सी से भी यंगर लगती है। सिया ने उसकी उस छोटी सी पॉज को नोटिस कर लिया और पूछ लिया कि क्या वह कुछ रूड सोच रहा था, जिसे लियो ने तुरंत डिनाई कर दिया। हाँ बॉयज, हमेशा डिनाई करो। एनीवे, वह सिर्फ ये कहने आई थी कि डुरान के खिलाफ उसकी रेस से वह बेहद इम्प्रेस्ड हुई थी। वह उस वक्त क्राउड में ही मौजूद थी। ट्रैक पर उसे ब्लेजिंग करते देखना उसकी यादों में छप गया था। डिटर्मिनेशन के साथ उसने लियो से कहा कि वह किसी दिन उसकी चैलेंज एक्सेप्ट करे। अम्यूज्ड होकर लियो मुस्कुराया और पीछे नहीं हटा। इतने बॉम्बास्टिक कैरेक्टर्स से मिलने के बाद आखिरकार किसी नॉर्मल इंसान से मिलना अच्छा लगा और इसी के साथ समनिंग डिवीजन की एक्सप्लोरेटरी क्लास ऑफिशियली शुरू हो जाती है। शुरुआत से ही वेन्यू अनयूजुअल होता है। क्लासरूम की जगह वे खुले फील्ड्स में होते हैं। वहाँ कुछ नोटेबल फिगर्स भी मौजूद होते हैं। इन दोनों के चेहरे और व्हाइट हेयर देखकर साफ था कि ये एक्स्ट्राज नहीं बल्कि असली कैरेक्टर्स हैं। लियो ने पूरे इलाके को स्कैन किया और देखा कि यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम है। उसे पहले से ही यही उम्मीद थी। आखिरकार समनिंग कोई पॉपुलर चॉइस नहीं है। वह अभी यही सोच ही रहा था कि क्लास बाहर क्यों हो रही है, तभी जवाब आसमान से उड़ता हुआ नीचे आ गया। एक विशाल स्केली शरीर वाला क्रीचर जिसके पंख सूरज तक को ढक लेते थे, स्टूडेंट्स के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। वह क्रीचर जमीन पर उतरा और सबके सामने अपनी डरावनी आकृति दिखा दी। वह एक ब्लैक वाइवर्न था। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी विल पावर कमजोर थी उस बीस्ट को देखते ही घुटनों में ताकत खो बैठे। तभी वाइवर्न के ऊपर सवार औरत मुस्कुराई और बोली कि लगता है उसका वाइवर्न इस क्लास को पसंद करने लगा है। वह अपने माउंट से कूदकर नीचे उतरी और खुद को यूरा मैरिन के रूप में इंट्रोड्यूस किया, फ्रेशमैन समनिंग टीचर जो पूरे स्कूल ईयर उन्हें पढ़ाने वाली है। यूरा एक ग्रेड ए ब्यूटी थी, लंबे व्हाइट हेयर, टोन्ड बॉडी और डेविलिश फीचर्स के साथ। हार्मोनल स्टूडेंट्स तो इस पॉइंट पर यही चाह रहे थे कि काश वे खुद उनकी समन बन पाते। लियो ने सोचा कि अगर पर्वी दुइनो यहाँ होता तो लूना और लूकस से अलग चार्म वाली इस औरत को देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता। वह जरूर और भी कल्चर्ड आर्ट बनाने के लिए इंस्पायर हो जाता। बिना समय गंवाए मिस यूरा सीधे बिजनेस पर आ गईं। उन्होंने अपने लिटिल ग्रीन हॉर्न्स को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में होना इस बात का सबूत है कि उनमें इस फील्ड की कुछ न कुछ टैलेंट है। फ्रेशमैन ने कॉन्फिडेंस के साथ हामी भरी। मिस यूरा को उनका कॉन्फिडेंस पसंद आया, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रैक्टिस एरिया में जाने का फैसला किया। उन्होंने कार्लो को बुलाया जो फर्स्ट ईयर समनिंग क्लास का एसोसिएट प्रोफेसर था और उसे ग्रिफिन्स लाने को कहा। मिस यूरा ने समझाया कि वे दो दो के ग्रुप्स में राइड करेंगे। ग्रिफिन इतने हैं कि सबके ऐसेज आराम से फिट हो जाएं। प्रॉब्लम बस ये थी
कि यह सबका पहला अनुभव था इतने फिनिकी क्रीचर को हैंडल करने का। जैसे ही किसी ने कंप्लेंट की, मिस यूरा की आंखें हॉस्टाइल हो गईं। उन्होंने पूछा कि क्या वे उनकी लेसन सुनना चाहते हैं या नहीं। अपने ब्लैक वाइवर्न पर चढ़ते हुए उन्होंने ऐलान किया कि जिन्हें लगता है कि वे ग्रिफिन राइड नहीं कर सकते, वे क्विट करके वापस चले जाएं। उनका स्केली बीस्ट भी उनकी इंटेंसिटी को मिरर करता है। वह दहाड़ता है, पंख फड़फड़ाता है और डोमिनेंस दिखाते हुए उड़ान भर लेता है। सब लोग हिल जाते हैं, लेकिन एक लंबा स्टूडेंट शांति से खड़ा रहता है, बिल्कुल अनबॉदर्ड। एसोसिएट प्रोफेसर कार्लो हल्के अंदाज में बीच में बोलता है और बच्चों से कहता है कि जल्दी करें और प्रोफेसर को फॉलो करें। शुरुआती डर और अनसर्टेनिटी से उबरने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि ग्रिफिन्स उतने खतरनाक नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था। हालांकि कुछ 4 लेगेड बर्ड्स काफी ट्रिकी भी होते हैं। यह पूरी तरह लक ऑफ द ड्रॉ है। लियो और सिया इस एक्टिविटी के लिए पार्टनर बनते हैं। वह शालीनता से पूछती है कि क्या वह रेंज पकड़ सकती है और लियो खुशी खुशी उसे जगह दे देता है। फिर स्टूडेंट्स दो दो करके जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। जो जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं वे प्रोफेसर की पेस पकड़ लेते हैं और समुद्र को बाईपास करते हुए आसमान में उड़ने लगते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट डे पर उन्हें ग्रिफिन राइड करने जैसा बोल्ड काम करने दिया जाएगा। लूमिन के टॉप नॉच प्रोग्राम्स की वजह से ग्रिफिन्स को लेकर उनकी अनईजीनेस लगभग खत्म हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स तो इस बात पर बकझक करने लगते हैं कि रेंज कौन पकड़े। सिया और लियो आराम से आसमान चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। सिया ड्राइवर बनी हुई थी। वह थोड़ी वरीड थी, लेकिन उन्हें जो ग्रिफिन मिला था वह सच में एक स्वीट हार्ट था। फिर भी सावधानी जरूरी थी। फर्स्ट टाइम राइडर्स के लिए ग्रिफिन्स को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है तो मिस यूरा माहौल को हिलाने का फैसला करती हैं और एक विसल निकालती हैं। वह पूरी ताकत से उसे फूंकती हैं, जिससे एक ऐसा साउंड निकलता है जो इंसानों को सुनाई नहीं देता, सिर्फ ग्रिफिन्स को। जैसे ही 4 लेगेड बर्ड्स ने वह ट्यून सुनी, उनके अंदर कुछ प्राइमल सा जाग उठा। उनके टैलेंट्स पूरी तरह बाहर निकल आए और सारे बर्ड्स एराटिक बिहेवियर दिखाने लगे। वीक विल्ड स्टूडेंट्स मदद के लिए प्रोफेसर की ओर देखने लगते हैं, यह जाने बिना कि यही सब केओस की वजह वही है। मिस यूरा का मानना था कि जो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रिफिन को भी हैंडल नहीं कर सकता, उसे खुद को लूमिना एकेडमी का स्टूडेंट कहने का हकेत सेरिया हक नेकर नहीं है। यहाँ तक कि सिया, जो एक रीजनेबली एक्सपीरियंस्ड यंग समनर थी, अपने बर्ड से जूझ रही थी। जब वह रेंज से बर्ड को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लियो ने उसका हाथ और कमर पकड़कर उसकी सीट स्टेबलाइज कर दी। उसने उसे वार्न किया कि ग्रिफिन्स प्राइडफुल बीस्ट्स होते हैं। उन्हें ताकत से ओवरपावर करने की कोशिश करने पर वे और ज्यादा बेकाबू हो जाते। लियो का टच बेहद जेंटल था। उसने बेहद सटल तरीके से उसकी उंगलियों को गाइड किया ताकि उन्मत्त माउंट को कंट्रोल में रखा जा सके। पीछे से संभालते हुए उसने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और गियर्स बदलते हुए ग्रिफिन को पहले से भी तेज उड़ा दिया। वे इतनी तेज और स्टेडी गति से आगे बढ़े कि आखिरकार प्रोफेसर और उसके एसोसिएट को भी पीछे छोड़ दिया। मिस यूरा ने बीस्ट पर उसके कंट्रोल की खुलकर तारीफ की। उसने कार्लो की ओर मुड़कर पूछा कि क्या फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव नाइट मेजर का एप्लीकेंट है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यही सच होना चाहिए। वह इतनी अच्छी हैंडलिंग दिखा रहा था कि उसे शक होने लगा कि कहीं उसके पास घर पर कोई पर्सनल ग्रिफिन तो नहीं। लेकिन कार्लो के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लियो किसी ऐसे नोबल हाउसहोल्ड से नहीं है जो ऐसा अफोर्ड कर सके। इसका मतलब साफ था, वह पूरी तरह अपनी टैलेंट के दम पर कर रहा था। क्लास अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन मिस यूरा आशावादी हो गई कि शायद उसे एक हिडन लिटिल जेम मिल गया है। उस स्काई डिबाकल के बाद आखिरकार हर स्टूडेंट आइलैंड ऑफ समन्स पर पहुंच गया, जो हर समनिंग मेजर का प्रैक्टिस ग्राउंड है। कई किड्स उस उबकाई भरे वाइल्ड राइड के बाद बीच पर उल्टियां कर रहे थे। दूसरी ओर लियो सफेद रेत वाले बीच पर शांति से घूम रहा था, किसी सूटेबल फ्रूट की तलाश में। जब उसे सही साइज और राइपनेस वाला फ्रूट मिला तो उसने उसे तोड़ने का इशारा किया और तभी उसकी नजर एक बर्न्ट फेदर पर पड़ी। उसके दिमाग में पॉसिबिलिटीज दौड़ने लगीं, लेकिन फिलहाल उसने बात अपने तक ही रखी। राइप फ्रूट लेने के बाद उसने आइलैंड तक सेफली लाने के लिए ग्रेटिट्यूड के तौर पर ग्रिफिन को खिला दिया। सबके इकट्ठा हो जाने पर मिस यूरा ने सभी को गैदर होने को कहा। अब से वे फर्स्ट डे पर ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले थे। कम से कम इतना तो तय था। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ एक्सप्लोरेटरी क्लास पीरियड देखने आए थे, लेकिन अब वे एक इम्प्रॉम्प्टू एग्जाम का सामना कर रहे थे। मिस यूरा ने समझाया कि बाकी 2 मेजर्स की तुलना में समनर्स का रास्ता कहीं ज्यादा लंबा है। ये बात सबको पहले से पता होनी चाहिए। समनिंग के लिए सिर्फ माना पर कंट्रोल होना काफी नहीं होता। किसी सूटेबल स्पिरिट के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सही स्पिरिट एफिनिटी चाहिए। समन्स को एडेप्टली कमांड करने के लिए एडिक्वेट टेमिंग एबिलिटी जरूरी है। यह रास्ता कठिन और जटिल है। यही
वजह है कि समनर हीरोज की संख्या बाकी दो ट्रेडिशनल क्लासेस की तुलना में काफी कम है। हालांकि दूसरे हीरोज के मुकाबले जो समनर्स उस टाइटल तक पहुंचते हैं वे ज्यादातर से कहीं ज्यादा अकॉम्प्लिश करते हैं। ग्रेट समनर्स ने इतिहास में अपने नाम गहराई से उकेरे हैं। यही समनर बनने का अल्योर है। यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से वैसा लेजेंडरी फिगर बनना चाहता है। नॉर्थ की रिनाउंड समनर हीरो फैमिली हर्जन क्लैन की एलाइजा हर्जन आगे बढ़ती है और प्रोफेसर से पूछती है कि उन्हें किस तरह के एग्जाम का सामना करना होगा। मिस यूरा समझाती है कि नाम से ही जाहिर है आइलैंड ऑफ समन्स बीस्ट्स और स्पिरिट्स से भरा हुआ है। चूंकि समनर्स के लिए समन एक वेपन के समान माना जाता है, यह एग्जाम हर स्टूडेंट की टेमिंग एबिलिटी को टेस्ट करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए टेस्ट का कंटेंट सरल है। उन्हें फॉरेस्ट में जाकर एक समन टेम करना है और उसे बीच पर वापस लाना है। टेमिंग और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वे उस समन को अपने पास रख सकते हैं। स्टूडेंट्स खुशी से उछल पड़ते हैं। हर दिन उन्हें अपना खुद का बीस्ट टेम करने का मौका नहीं मिलता। बाकी सब जहां उत्साह में वुड्स की ओर दौड़ पड़ते हैं अपने नए पेट्स खोजने के लिए, वहीं लियो शांति से फॉरेस्ट के अंदर चलता है। हैरानी की बात यह थी कि एंट्रेंस से एलाइजा भी उसके पीछे पीछे चली आती है। डुरान पर उसकी जीत की अफवाहें तेजी से फैल चुकी थीं। समनर क्लास में उसे देखकर वह खुद को हेलो कहने से रोक नहीं पाती। क्लास के बाकी प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स भी इस इंटरैक्शन पर ध्यान देने लगते हैं। लियो ने एलाइजा को हल्के से टाल दिया और नॉनशलांटली कहा कि वह बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसे ऐसे डिसमिस किया जाना जैसे वह कोई रैंडम कॉमनर हो एलाइजा को आग बबूला कर देता है। दूर से अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए मिस यूरा अपने फ्रेशमैन क्लास के की मेंबर्स को पहले ही पहचान लेती है। कुछ ही मिनटों बाद काफी स्टूडेंट्स अपने चुने हुए बीस्ट्स को टेम करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी लियो का ध्यान नहीं खींचा। कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव फॉरेस्ट के अंदर कुछ ज्यादा ही डीप जा रहा है। कुछ लोग उसके डाउनफॉल की दुआ करने लगे, यह सोचते हुए कि वह समन टेम करने में फेल होगा, 0 लेगा और वापस एक बारबैरिक नाइट मेजर बनकर लौटेगा। इस सारे हबब से बिल्कुल बेपरवाह लियो ट्रेल को जितना हो सके उतना डीप फॉलो करता चला गया।